हाय फ्रेंड्स, आई एम सी ए प्रकाश राय और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं CS एग्जीक्यूटिव के मॉड्यूल 1 के पहले सब्जेक्ट का पहला चैप्टर। तो आपके मॉड्यूल 1 का पहला सब्जेक्ट क्या है? ज्यूरिस्प्रूडेंस, इंटरप्रिटेशन एंड जनरल लॉज। और जो पहला चैप्टर जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है सोर्सेज ऑफ लॉ, जो कि आपका ये जो सब्जेक्ट का तीसरा ज्यूरिस्प्रूडेंस वाला पार्ट है, इस पूरे पार्ट को कवर करेंगे हम आज। ज्यूरिस्प्रूडेंस क्या है? सुनने में ये वर्ड आपको जुरासिक पार्क जैसा लग रहा होगा, एंड लेट मी एश्योर यू कि जितना मजा आपको जुरासिक पार्क देखने में आया था उतना ही मजा आपको ज्यूरिस्प्रूडेंस पढ़ने में आएगा, ये मेरी गारंटी है। ज्यूरिस्प्रूडेंस वर्ड का मतलब क्या हुआ? ये जो ज्यूरिस्प्रूडेंस वर्ड है ये दो शब्दों से मिलकर बना है, ज्यूरिस और प्रूडेंस। ज्यूरिस का मतलब हुआ लॉ, प्रूडेंस का मतलब हुआ उसकी स्टडी। द स्टडी ऑफ लॉ इज कॉल्ड ज्यूरिस्प्रूडेंस। लॉ के पीछे का कारण, उसके ओरिजिन्स का कारण, उसको यूज करने के सही तरीके, उसकी स्टडी को ज्यूरिस्प्रूडेंस कहते हैं। अब ये जो ज्यूरिस्प्रूडेंस है ये चूंकि बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है हमारी सोसाइटी के लिए, तो बहुत सारे थिंकर्स, बहुत सारे ग्रेट माइंड्स हमारी सोसाइटी के, उन्होंने इस पे अपना थ्योरीज दी हैं और अपने थॉट्स बताए हैं। और उन सारे अलग अलग फिलोसोफर्स और अलग अलग थ्योरीज को सिंप्लीफाई करके समझने के लिए हमने उन्हें 5 कैटेगरीज में बांटा है। एंड लेट मी रिमाइंड यू कि ये 5 कैटेगरीज डेफिनेटिव नहीं है, ना ही ये फिलोसफर्स का नंबर जो हम आपको पढ़ाएंगे वो डेफिनेटिव है। और भी फिलोसफर्स हैं और भी स्कूल्स ऑफ थॉट्स हैं ज्यूरिस्प्रूडेंस पे, लेकिन वो हम इसलिए डिस्कस नहीं कर रहे क्योंकि CS एग्जीक्यूटिव का सिलेबस बहुत ही लिमिटेड है। आपका जो स्कोप ऑफ स्टडी है वो बहुत ही हल्का रखा गया है, बहुत ही प्रैक्टिकल रखा गया है। सिर्फ उतना ही बताया गया है आपको जितना आप आसानी से समझ के एग्जाम में लिख सकें। लेकिन आप में से कोई भी अगर इंटरेस्टेड है और भी पढ़ाई करने को, किसी और थिंकर का कहीं से कुछ मिलता है आपको जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, इफ यू थिंक इट नीड्स एक्सप्लेनिंग, राइट डाउन अ मेल टू मी, आई विल बी हैप्पी टू रिप्लाई। ओके, लेट्स स्टार्ट। जो 5 स्कूल ऑफ थॉट्स आज हम स्टार्ट करने वाले हैं उनका नाम है, नंबर 1 नेचुरल स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस, नंबर 2 पॉजिटिविस्टिक स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस जिसको एनालिटिकल स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस भी कहते हैं, नंबर 3 हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस, नंबर 4 सोशियोलॉजिकल स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस और नंबर 5 रियलिस्ट स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस। ये सारी चीजें आपके नोट्स में लिखी हुई हैं। मैं चाहता हूं कि जब मैं लेक्चर पढ़ा रहा हूं आपको तो आप नोट्स को साथ में रखें, तो आपको बहुत आसानी होगी ये सारी चीजें फॉलो अप करने में और सारी चीजें बहुत ही आपको समराइज्ड वे में मिल जाएंगी। अब जो नेचुरल स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस है, जैसा कि आपको नाम से ही लग रहा होगा, इसका कहना है कि जो लॉ है ये बड़ी नेचुरल चीज है। ये ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ आर्टिफिशियल सा है या कुछ बड़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज है या कुछ ऐसा है जो किंग ने बोल दिया तो वो लॉ हो गया। नेचुरल स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस का डेवलपमेंट हुआ था ग्रीक रोमन टाइम्स में। तो उन टाइम्स में मोनार्की चलती थी, तो राजा कुछ भी लॉ बनाता था और प्रजा को मानना पड़ता था। तो उस समय के थिंकर्स ने कहा नहीं, मोनार्क्स का कहा हुआ लॉ नहीं है। कोई भी लॉ तभी भी वैलिड लॉ होगा जब उसकी ओरिजिन्स या तो गॉड से हुई हो या नेचर से हुई हो या ह्यूमन रीजन से हुई हो। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि लॉ ऐसी चीज है जिसको आप अपने कॉमन सेंस से समझ सकते हैं। लॉ का मतलब है कि जो हमें जस्टिस दे, जिसमें हमें न्याय की प्राप्ति हो। और जब तक आपको जस्टिस का रियलाइजेशन नहीं हो रहा है, आपको लग रहा है कि आपके रीजन से लग रहा है कि ये लॉ गलत है, मतलब वो लॉ गलत है। इसमें 2 थिंकर्स पढ़ेंगे हम लोग नेचुरल स्कूल ऑफ थॉट में, एक सिसीरियो और एक अल्पाइन। सिसीरियो का कहना था लॉ इज द हाईएस्ट रीजन इम्प्लांटेड इन नेचर। सिसीरियो का कंट्रीब्यूशन क्या था? उन्होंने कहा कि लॉ जो है वो एक रीजन पे डिपेंडेंट है, उसको रीजन से डिराइव किया जा सकता है और वो रीजन हम नेचर में पा सकते हैं।
अब उस समय की सोसाइटी थोड़ी थियोलॉजिकल सोसाइटी थी, तो वो लोग काफ़ी हद तक भगवान पे भी डिपेंडेंट थे इन चीज़ों में। जो रिलीजियस टेक्स्ट होते थे, रिलीजियस सरमन्स होते थे, उनका कहना था कि अगर कोई लॉ है जो वो रिलीजियस टेक्स्ट से भी अलग है, आपके नेचर से भी अलग है, आप लॉजिकली भी उसको नहीं समझ पा रहे हो, इन द सेंस कि जस्टिस का फीलिंग आपको नहीं आ रहा है, तो मतलब वो लॉ गलत है। सिसिलियो ने ये कॉन्ट्रीब्यूशन दिया। उसके बाद अल्पाइन ने क्या कॉन्ट्रीब्यूशन दिया, उसने बोला ठीक है, चलो लॉ रीजन से मिलता है, हमें ये देखना होता है कि कोई भी लॉ इक्विटेबल है या गुड है, तभी वो लॉ है, नहीं तो वो लॉ नहीं है। अल्पाइन ने एक्स्ट्रा एडिशन ये किया, उन्होंने कहा कि लॉ जो है वो आर्ट भी है और साइंस भी है। इसकी वजह से बहुत सारी विंडोज खुल गई लॉ की स्टडी के लिए। पहले समझते हैं कि अल्पाइन ने लॉ को आर्ट और साइंस दोनों क्यों कहा। तो दोस्तों, जैसे आर्ट होता है, आर्ट का मतलब क्या है कि एक आर्टिस्टिक क्रिएशन है, उसमें अलग अलग लोग उसको अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने सुना होगा एक बहुत फेमस पेंटिंग है लियोनार्डो डा विंची की, मोनालिसा। उस पेंटिंग में जो भी कोई उस पेंटिंग को देखता है, कभी तो उसको लगता है कि मोनालिसा स्माइल कर रही है, किसी को लगता है कि मोनालिसा सैड है, और भी बहुत सारे छोटे छोटे सीक्रेट्स हैं उस पेंटिंग के बारे में, और जो लोग उसको जैसे देखते हैं उनको वैसी ही वो पेंटिंग दिखाई देती है। इसी तरीके से लॉ भी कोई स्टैटिक चीज नहीं है, फिक्स चीज नहीं है। जैसे राजा ने बोल दिया कि गर्मी के मौसम में एप्पल्स खाना मना है, नाउ देयर कुड बी गुड रीजंस बिहाइंड इट, पर ये एब्सोल्यूट नहीं है। इस तरह के लॉज कोई सेंस नहीं बनाते। जब इस लॉ के पीछे कोई रीजन नहीं है तो आप उसको इंटरप्रेट कर सकते हो अलग अलग तरीकों से। हो सकता है कि कोई लॉ ऐसा हो जिसका रीजन आपको सीधे समझ में नहीं आ रहा हो, पर बाय वे ऑफ आर्टिस्टिक फ्रीडम आप उसको अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट करके अलग अलग उससे नतीजे निकाल सकते हो। लॉ को साइंस क्यों कहा? लॉ को साइंस इसलिए कहा क्योंकि जिस तरह से साइंस में हम लोग अपने लॉजिक्स और रीजन लगा के डिस्कवर करते हैं चीज़ों को, इन्वेंट करते हैं चीज़ों को, उसी तरह से लॉ में भी हमें ये फ्रीडम है कि हम लॉजिक्स और रीजंस का यूज करके ट्रूथ को डिस्कवर करें। अल्पाइन के बाद आते हैं एक और थिंकर हैं हमारे सैलमंड। इन्होंने भी कुछ एडिशन किया था लॉ के डेफिनेशन में, जिसको पढ़ना जरूरी है। इनका कहना था कि लॉ इज अ बॉडी ऑफ प्रिंसिपल्स recognized and applied by the state in the administration of justice। इन्होंने जो स्टेट टर्म यूज किया, ये टर्म नेचुरल स्कूल ऑफ थॉट्स में और किसी ने ऐड नहीं किया था। इसमें सिसिलियो का कहना था कि हाँ भाई, कुछ उसूल कुछ आदर्श तो होते हैं। अल्पाइन का भी कहना था कि हाँ, कुछ उसूल आदर्श होते हैं, उनको आर्ट और साइंस के मदद से हम लोग ढूंढ सकते हैं। सैलमन ने कहा कि ठीक है, उसूल और आदर्श तो होते हैं, लेकिन वो जो उसूल और आदर्श हैं वो तब तक लॉ नहीं बनते हैं जब तक उसके पीछे स्टेट का पावर ना हो। हमारे केस में, इंडिया के केस में, स्टेट का डेफिनेशन समझ लो कि आप जो लेजिस्लेचर है, जो एमपीज को हम इलेक्ट करके भेजते हैं पार्लियामेंट में, वो लॉ बनाते हैं। वो स्टेट है, वो गवर्नमेंट है, उनके ऊपर पावर है कि वो हमें लॉ बना सके, हमारे एज अ सिटीजन्स हम सबको, पॉलिटिकल सब्जेक्ट्स हम सबको गवर्न कर सके। तो ये था हमारा नेचुरल स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस। अब हम बढ़ेंगे दूसरे पॉजिटिविस्टिक स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस के लिए। पॉजिटिविस्टिक स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस क्या कहता है? ये नए लोग हैं, ये इन पुराने लोगों से परेशान हो गए हैं। पॉजिटिविस्टिक स्कूल वाले फिलोसफर्स कहते हैं, अरे यार, क्या तुम लोग उसूल आदर्श की बात करते रहते हो, दिन भर फिलॉसफी झाड़ते रहते हो। हम तो भाई प्रैक्टिकल हैं, हम लॉ को वैसे स्टडी नहीं करेंगे जैसा लॉ को होना चाहिए, हम लॉ को ऐसे स्टडी करेंगे जैसा वो अभी है। पॉजिटिविस्टिक स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस या एनालिटिकल स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस का ये कहना था दैट लॉ शुड नॉट बी स्टडीड व्हाट इट ऑट टू बी, लॉ शुड बी स्टडीड एज इट इज। इनका कहना था कि लॉ जो है वो स्टेट से बनता है। इन्होंने सैलमन ने जो स्टेट वर्ड यूज किया था उसको उठा लिया, और यहां पे जो बड़े थिंकर्स हैं हम उनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले थिंकर है जॉन ऑस्टिन। इन्होंने बड़े सीधे साफ शब्दों में कहा कि भाई, जहां जहां कमांड है और ड्यूटी है और सैंक्शन है, ये तीन कंपोनेंट जहां पे हैं तो वो लॉ हो गया। बाकी तुम बोलते रहो कुछ भी, उसूलों की बात करो या आदर्शों की बात करो। जॉन ऑस्टिन ने कहा कि कमांड ऑफ द सॉवरेन इज लॉ, लॉ इज द एग्रीगेट ऑफ रूल्स सेट बाय मैन एज पॉलिटिकली सुपीरियर टू मेन एज पॉलिटिकल सब्जेक्ट।
जॉन ऑस्टिन ने कहा कि लॉ क्या है? रूल्स का एक गट्ठर है, एग्रीगेट ऑफ रूल्स, बहुत सारे रूल्स को साथ में मिला दिया गया तो वो लॉ बन गया। लेकिन ये कोई भी रूल्स नहीं है, ये वो रूल्स हैं जो पॉलिटिकली सुपीरियर लोगों ने या सॉवरेन ने पॉलिटिकल सब्जेक्ट्स के लिए बनाया है। एक बहुत जानदार एग्जांपल दूंगा मैं तुम्हें तुरंत याद आ जाएगा। जब तुम लोग छोटे थे तो मम्मी दूध का गिलास देती थी, बोलती थी बेटा फट से पी के खत्म करो, और नहीं पी के खत्म किया तो ये थप्पड़ पड़ेगा। उस केस में वो जो मम्मी कमांड देती थी कि बेटा दूध पियो, वो था कमांड आपका। दूसरा हो गया, उस कमांड से आपके ऊपर ड्यूटी जनरेट होती थी कि भैया आपको दूध पीना ही है, और दूध नहीं पिया तो क्या होगा? जो थप्पड़ पड़ता था वो हो गया सैंक्शंस। तो कमांड प्लस ड्यूटी प्लस सैंक्शंस जहां पे है वो लॉ होगा। क्या कमांड कोई भी दे सकता है? कल को कोई भी राह चलता आदमी आ गया आपसे, ओए चल अपना फोन निकाल, तो क्या वो लॉ हो जाएगा? नहीं, कमांड बाय सॉवरेन, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। ये दूध वाले एग्जांपल में मम्मी सॉवरेन थी, मम्मी का आपके ऊपर पावर था। पर लॉ की जब हम स्टडी कर रहे हैं तो उस जगह सॉवरेन का मतलब हुआ या तो कोई इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव अगर डेमोक्रेसी है तो, और अगर मोनार्की है तो जो राजा है वो वहां का सॉवरेन हुआ। तो कमांड बाय सॉवरेन इज लॉ प्रोवाइडेड इट इज बैक्ड बाय सैंक्शन। दूसरे थिंकर है हमारे हांस केल्सन। हांस केल्सन जो है, इन्होंने अपनी प्योर थ्योरी ऑफ लॉ दी। इनका कहना था कि ये तुम लोग जो लॉ को स्टडी कर रहे हो रिलीजन से, मोरालिटी से जोड़ के, वो गलत है यार। लॉ की खुद में अपनी एक पर्सनालिटी है, लॉ खुद में एक बहुत ब्रॉड सब्जेक्ट है जिसकी स्टडी स्टैंड अलोन सब्जेक्ट की तरह हो सकती है। उसको मोरालिटी से या रिलीजन से जोड़ के उसको इम्प्योर मत करो, इसको बोलते हैं प्योर थ्योरी ऑफ लॉ। अब हांस केल्सन ने एक चीज और कही, उसने कहा कि जरूरी नहीं है कि हर वो जो लॉ हो वो आपको जस्ट लगे। कुछ लॉज ऐसे भी हैं जो अनजस्ट हैं लेकिन फिर भी वो वैलिड लॉज हैं क्योंकि वो कमांड बाय सॉवरेन है। जैसे एक आपको मैं एग्जांपल देना चाहूंगा। एक एयरक्राफ्ट एक्ट ऑफ 1934 है हमारे कंट्री में, जो ये डिफाइन करता है कि जो भी मैन मेड ऑब्जेक्ट्स हैं दैट कैन फ्लाई, उनको ऑपरेट करने के लिए एक लाइसेंस लेना पड़ता है, और वो लाइसेंस अगर आपने नहीं लिया तो आपको 2 साल तक की जेल और 10 लाख तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। अब ये जो मैन मेड ऑब्जेक्ट्स हैं जो उड़ सकते हैं, तो एक बात बताओ दोस्तों, क्या पतंग मैन मेड ऑब्जेक्ट्स नहीं है जो उड़ सकती है? और ये मैं आपको क्लास में सुनाने के लिए नहीं बोल रहा हूं, ये एक एक्चुअल सिनेरियो है। ये जो सेक्शन है एयरक्राफ्ट एक्ट का, इसमें एक्चुअली डेफिनेशन का मतलब है कि ये काइट भी इसमें इंक्लूड होती है। अब अगर ऐसे बेतुके लॉज को आप कह दो कि नहीं यार ये तो लॉ ही नहीं है, अब भले ही इसका इंप्लीमेंटेशन नहीं हुआ क्योंकि हमारे लॉ मेकर्स ने सिसीडियो की बात मान ली, हमारे जजेस ने कहा कि चलो ठीक है सिसीडियो सही बोल रहा है, जिस लॉ में रीजन ना हो उसको मानने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन ये एक वैलिड लॉ है, अभी भी इन फोर्स है, और जल्दी ही हालांकि इसको रिपील किया जाएगा, इसको अमेंड किया जाएगा, इस पे काम चल रहा है, बट स्टिल इट इज अ वैलिड लॉ। यही कहना था हांस केल्सन का। ओके, हांस केल्सन के बाद अच्छा, हांस केल्सन ने एक और चीज कही, एक और नया टर्म रखा जो शायद आपको आ सकता है एग्जाम में। हांस केल्सन ने कहा कि ये जो जॉन ऑस्टिन ने कहा था कि लॉ इज एन एग्रीगेट ऑफ रूल्स, तो केल्सन ने कहा कि ये सिर्फ एग्रीगेट ऑफ रूल्स नहीं है, लॉ इज अ हायरार्की ऑफ नॉर्मेटिव रिलेशंस। हायरार्की का मतलब क्या हुआ आप समझ लो, जैसे किसी कंपनी में कोई प्रेसिडेंट हो गया, वो टॉप पोस्ट पे है, अब उसके नीचे 4 वाइस प्रेसिडेंट्स हैं, एक मार्केटिंग का, एक ऑपरेशंस का, एक एचआर का, एक समथिंग एल्स, तो उसके बाद वो जो वीपीज हैं उनके नीचे भी कुछ मैनेजर्स हैं, तो इस तरह से एक चेन बनी हुई है, चेन ऑफ कमांड, इसको बोलते हैं हायरार्की। तो केल्सन का कहना था कि नॉर्म्स की, रूल्स की भी ऐसे एक हायरार्की होती है, और उस हायरार्की में जो टॉप पे होता है उसको बोलते हैं ग्रंड नॉर्म। ये जो ग्रंड नॉर्म है किसी भी सोसाइटी में, ये सबसे बड़ा लॉ होता है, और बाकी सारे जो नॉर्म्स हैं, नॉर्म्स का मतलब यहां पे है रूल्स, बाकी सारे जो रूल्स हैं, जो नॉर्म्स हैं इसके नीचे आते हैं, वो इससे
इंफीरियर होते हैं और इसी से डिराइव होते हैं। नॉर्म 2, इसका एग्जांपल अगर इंडिया के रिस्पेक्ट में लें तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है वो हो गया ग्रैंड नॉर्म। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद बहुत सारे एक्ट्स और लॉज हमारे लेजिस्लेचर्स ने पास किए। जैसे कि आपको एक रीसेंट बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूं। अभी हाल ही में आपने सुना होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 377 ऑफ इंडियन पीनल कोड को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बता के हटवा दिया है, उसको वॉइड कर दिया है। ऐसा क्यों कर पाया सुप्रीम कोर्ट? सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि जो हमारा ग्रैंड नॉर्म है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन सबको इक्वालिटी देता है, सबको फ्रीडम देता है अपनी लाइफ अपने तरीके से जीने की। ऐसे में सेक्शन 377 जो कि होमोसेक्सुअलिटी को क्रिमिनलाइज कर रहा था, उनका कहना था कि कोई भी सेम सेक्स के बीच में रिलेशंस इज अ क्रिमिनल एक्ट और इसके लिए आपको सजा हो सकती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो सेक्शन है आईपीसी के तहत, इंडियन पीनल कोड के तहत, ये हमारे ग्रैंड नॉर्म के अगेंस्ट है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है, इसका मतलब वो वैलिड लॉ नहीं है। हेंस केल्सन का भी यही कहना था। इस मेजर कंट्रीब्यूशन के बाद हेंस केल्सन की हम आएंगे हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस में। हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस ने एक नई चीज ऐड की। हिस्टोरिकल स्कूल ने कहा कि ये जो लॉ है ये सोसाइटी से बनता है। और कैसे बनता है? हर सोसाइटी की अपनी अपनी नीड्स और नेसेसिटीज होती हैं। वो नीड्स और नेसेसिटीज जो होती हैं उससे सोसाइटी का बिहेवियर बनता है, और जो वो बिहेवियर होता है वो ही बाद में लॉ बन जाता है। तो जैसे जैसे सोसाइटी के नीड्स और नेसेसिटीज चेंज होते जाते हैं वैसे वैसे लॉ को भी चेंज होना चाहिए। हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फिलोसोफर है जिनका नाम है सेविग्नी। सेविग्नी का रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट था। इनको फादर ऑफ हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस भी कहा जाता है। ही वॉज अ रोमन लॉ एक्सपर्ट और इन्होंने दी फोकजाइस्ट थ्योरी। ये जो फोकजाइस्ट थ्योरी थी, फोकजाइस्ट मैं आपको समझा दूं क्या होता है। ये फोक एफ से नहीं होता, ये वी से होता है। आपने फोक्सवैगन कार का नाम सुना होगा। उस फोक्सवैगन कार में फोक्स का मतलब क्या है? पीपल, वैगन का मतलब कार, तो लोगों की कार है इसलिए उसे फोक्सवैगन कहते हैं। ऐसे ही फोकजाइस्ट थ्योरी क्या है? फोक का मतलब हो गया पीपल, जो आम जनता है। गाइस्ट का मतलब है कॉमन विल, जो लोगों की कॉमन विल है वही लॉ बनना चाहिए, ऐसा कहना था सेविग्नी का। सेविग्नी ने कहा लॉ हैज अ नेशनल कैरेक्टर, मतलब हर देश का, क्योंकि ये सब जो थ्योरीज आई हैं ये सारी थ्योरीज मोस्टली यूरोप से आई हैं। तो यूरोप में आपको पता होगा छोटे छोटे देश होते हैं, तो हर देश का अपना एक अलग कल्चर होता है, अलग भाषा, अलग बोलचाल। इंडिया के लिए ये बहुत अच्छे तरीके से लागू नहीं होता। जैसे इन्होंने कहा लॉ एज ए नेशनल कैरेक्टर, हमारे देश में तो अलग अलग तरह के लोग हैं, हमारे तो एक देश के भीतर ही कई देश हैं। एक आपको बड़ा मजेदार एग्जाम्पल दूं, पॉलिटिकल एग्जाम्पल है थोड़ा, आप लोग शायद रिलेट कर पाए नहीं कर पाए, बट जैसे बीजेपी ने कुछ नॉर्दर्न स्टेट्स में प्रॉमिस किया था अपने इलेक्शन कैंपेन में कि वो बीफ बैन कर देंगे। उनका कहना था कि काउ इज अ होली एनिमल और ये जो बीफ का बिजनेस है इसमें कई बार काउ मीट का भी यूज होता है, तो हम लोग ऐसा नहीं होने देंगे, हम लोग बीफ को बैन कर देंगे। यही बीजेपी जब नॉर्थ ईस्ट में गई तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में इसने कहा अरे भाई आप लोग चिंता मत करो, आप लोगों के लिए बीफ बैन नहीं है, आप लोग एंजॉय करो। एक ही देश में दो अलग अलग सेक्शंस में दो अलग अलग पॉलिसीज, वो भी एक ही पार्टी के द्वारा। पर ऐसा प्रैक्टिकल है, ऐसा सही है। क्यों? क्योंकि लॉ जो है वो सोसाइटी से बनता है, हर सोसाइटी की नीड्स और नेसेसिटीज अलग अलग हैं। तो जब नॉर्दर्न स्टेट्स की नीड्स और नेसेसिटीज अलग है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की नीड्स और नेसेसिटीज अलग है, तो इट वारंट्स की सबके लिए अलग अलग लॉ हो। इट इज वेरी फेयर। ऐसा ही कहना था सेविग्नी का भी। सेविग्नी का कहना था कि जो कस्टम्स होते हैं, जो लोगों की रोजाना की प्रचलन होते हैं, प्रथाएं होती हैं, ये लेजिस्लेशन से ऊपर होते हैं। लॉ को कस्टम्स को देख के बनाना चाहिए, ना कि कस्टम्स को एडजस्ट करना चाहिए लॉ के हिसाब से। सेविग्नी ने एक और बहुत अच्छा सेंटेंस दिया था, ये आपको क्वेश्चन में आ सकता है। इन्होंने कहा लेजिस्लेशन इज द लास्ट स्टेज ऑफ लॉ मेकिंग। सेविग्नी ने कहा लेजिस्लेशन इज द लास्ट स्टेज ऑफ लॉ मेकिंग। लास्ट स्टेज क्यों कहा?
लास्ट स्टेज इसलिए कहा क्योंकि सेविग्नी का कहना था कि लॉ ऐसे नहीं बन जाता कि सारे पार्लियामेंटेरियंस एक दिन साथ में बैठे, उन्होंने डिसाइड किया कि भाई ये कानून होना चाहिए और बना दिया। लॉ बनता है मूवमेंट से, सोशल अनरेस्ट से, या समटाइम्स सोशल कंसर्न से। जब सोसाइटी डिसाइड करती है कि अच्छा ये हमारे कल्चर्स है या कस्टम्स है या नीड्स हैं, उनको आपस में डिस्कस करती है, उनको रियलाइज होता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो एक मूवमेंट खड़ा होता है, एक तरह की मांग उठती है कि सोसाइटी की तरफ से कि ये हमारा कानून होना चाहिए। कई बार ऐसा भी होता है कि बिना कहे ही वो कानून बन जाता है, लोग फॉलो करने लगते हैं आपस में डिसाइड करके कि नहीं भाई ये हमारी सोसाइटी के लिए सही है, हम ये सिस्टम फॉलो करेंगे। और फिर धीरे धीरे जब वो चीजें ऊपर पहुंचती हैं लेजिस्लेटर के पास, एमपी के पास, तो वो उसको रिकमेंड करता है हाउस ऑफ पार्लियामेंट में और फिर उसका लॉ बनता है। इसलिए सेविग्नी ने कहा कि लेजिस्लेशन इज द लास्ट स्टेज ऑफ लॉ मेकिंग। तो ओरिजिन ऑफ लॉ है वो सोसाइटी से है। अच्छा, अब आते हैं हेनरी मेन पे। हेनरी मेन ने भी बड़ी मजेदार बातें कही। हेनरी मेन ने एक नया कॉन्सेप्ट दिया, स्टेटस टू कॉन्ट्रैक्ट का। हेनरी मेन का कहना था कि जितनी भी मॉडर्न सोसाइटीज हैं, डेवलपिंग सोसाइटीज हैं, ये डेवलपिंग सोसाइटीज धीरे धीरे स्टेटस से कॉन्ट्रैक्ट की तरफ बढ़ रही हैं। स्टेटस से कॉन्ट्रैक्ट का मतलब, पहले जो लॉज होते थे वो आदमी का सोशल स्टेटस के हिसाब से बनाए जाते थे। अगर कोई अपर कास्ट का है, कोई पावरफुल है, रिच है, तो उसके लिए लॉज बड़े आसान होते थे और सब कुछ बड़ा अच्छा होता था उनके लिए। वहीं कोई लोअर कास्ट का है, somebody is poor, somebody is weak in some way, तो उनके लिए लॉ बड़े हार्श बनते थे, क्योंकि उनकी पहुंच नहीं होती थी लेजिस्लेचर तक, अपनी बात पहुंचाने की पावर नहीं होती थी उनके पास। फॉर एग्जाम्पल मैनुअल स्कैवेंजिंग हमारे देश में इट्स अ ह्यूज मेनेस। मैनुअल स्कैवेंजिंग का मतलब होता है कि गटर में उतर के लोग अपने हाथों से बिना किसी मॉडर्न टूल के, बिना कोई सेफ्टी इक्विपमेंट पहने सफाई करते हैं गटर्स की। आज भी हम 2019 की बात कर रहे हैं, आज भी मोर देन 95% ऑफ मैनुअल स्कैवेंजर्स come from the Dalit and from the lower caste, the oppressed classes। आपको बहुत कम उसमें, रेयरली कोई एक्सेप्शन होगा कि कोई अपर क्लास का बंदा मिल जाए मैनुअल स्कैवेंजिंग करते हुए, अपर कास्ट का बंदा। तो ये जो चीजें हैं धीरे धीरे वो चेंज हो रही हैं, धीरे धीरे हम बढ़ रहे हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट की तरफ। सोशल कॉन्ट्रैक्ट क्या है? सोशल कॉन्ट्रैक्ट ये कहता है कि एज अ सिटीजन सोसाइटी आपको कुछ अधिकार देती है, कुछ राइट्स देती है, लेकिन वो जो राइट्स हैं वो आपको फ्री में नहीं मिलते, उसके बदले आपको कुछ ड्यूटीज देनी पड़ती हैं, कुछ काम करने पड़ते हैं सोसाइटी के लिए, कुछ फर्ज अदा करने पड़ते हैं। तो ये जो ड्यूटीज और राइट्स का जो आपस में लेन देन है, ये जो कॉन्ट्रैक्ट है आपका सोसाइटी के साथ, इसको बोलते हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट। अगर आप सोशल कॉन्ट्रैक्ट को पूरा कर रहे हैं तो भले ही आप अपर कास्ट के हों, लोअर कास्ट के हों, आपका सरनेम क्या है, आप मेल हैं या फीमेल हैं, आप पैसे वाले हैं या गरीब हैं, लॉ आपके लिए एक जैसा रहेगा। अच्छा, हेनरी मेन ने एक और बात कही। उन्होंने बताया कि डेवलपमेंट ऑफ लॉ जो है, जिस तरीके से लॉ डेवलप हुआ है हमारे इतिहास में, चूंकि हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस हम पढ़ रहे हैं, तो उन्होंने कुछ हिस्ट्री की बात कही। हेनरी मेन ने कहा कि इन आवर हिस्ट्री लॉ हैज डेवलप्ड इन स्टेजेस। सबसे पहली स्टेज हुआ करती थी जब रूलर लॉ बनाता था, रूलर को जो मन में आया, जो अच्छा लगा उसने बोल दिया, वो लॉ हो गया। अगला स्टेज आया जब कस्टमरी लॉज होने लगे, जब लोगों ने धीरे धीरे सोसाइटी में अपनी एक इमेज बना ली, अपनी एक पावर इकट्ठा कर ली लोगों ने। तो उन्होंने क्या किया कि अपने जो कस्टम्स थे उनको ही लॉ बना के वो लोग चलाने लगे। सोसाइटी एज अ होल खुद को ही गवर्न करने लगी। रूलर का लॉ तब भी होता था, पर कस्टमरी लॉ एक अगला स्टेज आया उसमें। तीसरी हो गई लॉ अंडर प्रीस्ट। तो जब लोग धीरे धीरे रिलीजियस होने लगे, तो जो प्रीस्ट होते थे उनके टाइम के, या जैसे मौलाना हुए या पंडित हुए हमारे केस में, इन लोगों ने जो कह दिया वो लॉ बन जाता था। अगला स्टेज आया कोडिफिकेशन का। जब क्या हुआ कि लॉ किसी के बोलने या कहने से नहीं होने लगा, जब हुआ कि नहीं लॉ को लिखा जाए, भाई स्पेसिफिकली जो लॉ है वो लिख दो ताकि सबके लिए यूनिफॉर्मिटी रहे। अगला स्टेज आया डेवलपमेंट बाय लीगल फिक्शन, इक्विटी एंड लेजिस्लेशन। अच्छा, जब लॉ कोडिफाई होने लगे तो क्या होने लगा कि केसेस कोर्ट में जाने लगे, जजेस उन केसेस को इंटरप्रेट करने लगे। तो इस तरह से धीरे धीरे लॉ मॉडिफाई होता गया, इंप्रूव होता गया।
इसमें तीन वर्ड्स यूज किए गए हैं, लीगल फिक्शन, इक्विटी और लेजिस्लेशन। लीगल फिक्शन का मतलब होता है कि जब कोर्ट में जज साहब कुछ डिसाइड कर रहे होते हैं तो वो एक लीगल फिक्शन क्रिएट करते हैं, वो अज्यूम करते हैं। जैसे आप नहीं मैथ्स का क्वेश्चन सॉल्व करते समय आप अज्यूम करते हो लेट x इक्वल्स टू a प्लस बी, ये वैसे ही जजेस भी अज्यूम कर लेते हैं कि अच्छा चलो ये फैक्ट्स हमारे सामने हैं, हम अज्यूम कर ले रहे हैं कि बाकी सिचुएशंस कांस्टेंट होगी, उसको बोलते हैं लीगल फिक्शन। इक्विटी का मतलब आपको पता है, सबसे समान व्यवहार, सबसे समानता जैसा व्यवहार। और लेजिस्लेशन। अच्छा, अब बढ़ते हैं अगले स्कूल पे, सोशियोलॉजिकल स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस पे। सोशियोलॉजिकल स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस काफी हद तक हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस से मिलता है। जिस तरह हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस का कहना था कि जो लॉ है वो सोसाइटी से एमिनेट होता है, वैसे ही सोशियोलॉजिकल स्कूल भी ये बात मानता है। सोशियोलॉजिकल स्कूल में बस कुछ चीजें ऐड हो गई हैं। इसमें जो पहले फिलोसोफर थे एरिंग का कहना था कि जो सोशल इंटरेस्ट ऑफ सोसाइटी है वो इंडिविजुअल इंटरेस्ट के अगेंस्ट उसको ऊपर रखना चाहिए। क्या कहा एरिंग ने? सोशल इंटरेस्ट वर्सेस इंडिविजुअल इंटरेस्ट जो होता है। इंडिविजुअल मतलब आपका, हमारा एज अ सिटीजन, अपनी बातें खुद सोचना, अपने बारे में सोचना। तो सोशल इंटरेस्ट और इंडिविजुअल इंटरेस्ट है उसमें हमें हमेशा सोशल इंटरेस्ट को प्रेफरेंस देना चाहिए। और इन्होंने, आप ये मत समझिए कि इंडिविजुअल इंटरेस्ट को दबाने की बात कह रहे हैं। इनफैक्ट एरिंग का कहना यह था कि कोई भी लॉ इंडिविजुअल इंटरेस्ट को तब तक नहीं छेड़ेगा जब तक इंडिविजुअल इंटरेस्ट सोशल इंटरेस्ट के अगेंस्ट ना खड़ा हो जाए, उसमें आपस में उनमें कुछ क्लैश ना हो। इनका कहना था कि लॉ इज अ फॉर्म ऑफ गारंटी ऑफ द कंडीशंस ऑफ लाइफ ऑफ सोसाइटी अश्योर्ड बाय स्टेट्स पावर ऑफ कंस्ट्रेंट। ठीक है, इन्होंने कहा कि गारंटी देता है लॉ हमें, किस बात की गारंटी? कंडीशंस ऑफ लाइफ ऑफ सोसाइटी की। और कैसे देता है ये गारंटी? बाय द वे ऑफ स्टेट्स पावर ऑफ कांस्टेंट। अब समझो आपकी सबके एरिया में एक एक पुलिस चौकी होती है। ये पुलिस चौकी का काम क्या है? पुलिस चौकी का काम यह है कि सरकार अपनी पावर ऑफ कांस्टेंट एक्सरसाइज कर सके आपके जीवन को सुरक्षित बनाने के लिए। अगले जो हमारे फिलोसोफर हैं रॉस्को पाउंड, जिनको सोशियोलॉजिकल स्कूल का फादर भी कहा जाता है, इन्होंने बड़ी मजेदार बातें कही। इन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही जो आज भी लोग यूज में ला रहे हैं, हमारी गवर्नमेंट्स यूज में ला रही हैं। इन्होंने कहा दैट लॉ शुड बी यूज्ड फॉर द पर्पज ऑफ सोशल इंजीनियरिंग। स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए तो इग्नोर करना, सब लिखा हुआ है आपके इसमें। तो रॉस्को पाउंड का कहना था कि जो लॉ है उसको सोशल इंजीनियरिंग के लिए यूज करना चाहिए। जिस तरीके से हम लोग बाकी सारे जो स्टडी होते हैं, जैसे फिजिक्स हुआ या केमिस्ट्री हुआ, इसको पढ़ते हैं हम लोग और इसको यूज करते हैं अपनी सोसाइटी के बेटरमेंट के लिए, उसी तरह से लॉ को भी यूज करना चाहिए सोसाइटी के बेटरमेंट के लिए। इनका कहना था कि हमें ऐसा कोशिश करना चाहिए कि लॉ है ये मिनिमम फ्रिक्शन कॉज करे और मैक्सिमम हैप्पीनेस दे। एक एग्जांपल दूं आपको, इनकम टैक्स एक्ट आपने शायद नहीं पढ़ा होगा अभी। इनकम टैक्स एक्ट में एक सेक्शन होता है 80C। सेक्शन 80C में सरकार ये कहती है कि भैया यदि आपने अपना इंश्योरेंस कराया है, इफ यू हैव अ लाइफ इंश्योरेंस ऑन योरसेल्फ और योर फैमिली मेंबर, और आप प्रीमियम पे करते हो, तो जितना प्रीमियम आप पे करते हो उतने की मैं आपको छूट दे दूंगा इनकम में, उतने से आपका टैक्स कम हो जाएगा। ये है सोशल इंजीनियरिंग का सबसे बेटर एग्जांपल। सरकार चाहती है कि हर कोई इंश्योर्ड रहे ताकि इन केस कभी कोई मिसहैपनिंग हो तो जो डिपेंडेंट्स है उनका बर्डन गवर्नमेंट के ऊपर ना पड़े। इस तरीके से सरकार मैनेज कर रही है सोसाइटी को। अच्छा, रॉस्को पाउंड ने कहा कि ये जो स्कोप और सब्जेक्ट मैटर ऑफ लीगल सिस्टम है, इसको स्टडी करने के लिए, इसको बनाने के लिए हमें 5 काम करने होंगे। इनका कहना था कि पहले तो जो भी इंटरेस्ट्स हैं और उनके क्लासिफिकेशंस हैं
उनकी एक इन्वेंट्री प्रिपेयर करो। तुम ये बताओ कि लोगों के इंटरेस्ट क्या क्या है, उनको क्लासिफाई करो अलग अलग कैटेगरी में। दूसरी बात, उन इंटरेस्ट को सेलेक्ट करो उस लिस्ट में से जो लीगली रिकॉग्नाइज किए जा सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे इंटरेस्ट हो सकते हैं सबके, जैसे फॉर एग्जांपल आपका इंटरेस्ट ये है कि हाँ भाई मेरे घर के आसपास गंदगी नहीं होनी चाहिए, किसी का इंटरेस्ट ये है कि नहीं भाई मुझे बढ़िया एजुकेशन चाहिए, किसी का इंटरेस्ट ये भी हो सकता है कि यार मेरे को गाड़ी चलाने में बिना हेलमेट में बहुत तकलीफ होती है, ये बिना हेलमेट के गाड़ी चलाने में मजा आता है, ऐसा होना चाहिए कि कोई हेलमेट पहनने को नहीं बोले। तो सबके अलग अलग इंटरेस्ट हो सकते हैं, पर जरूरी नहीं कि सबके इंटरेस्ट को हम लॉ में कन्वर्ट कर सके। तो आप ऐसे इंटरेस्ट ढूंढो जिनको लॉ में कन्वर्ट किया जा सके या जिनको करना चाहिए, लीगली रिकॉग्नाइज होने चाहिए। अच्छा, अब ऐसे जो इंटरेस्ट आपने सेलेक्ट किए हैं, इन इंटरेस्ट की एक लिमिट डिमार्केट कर दो, एक लिमिट होनी चाहिए इन इंटरेस्ट की, कोई भी इंटरेस्ट अनलिमिटेड नहीं हो सकता। चौथा स्टेप, तुम ऐसे मीन्स ढूंढो लॉ बनाने के जिससे ये जो इंटरेस्ट है ये एक्नॉलेज भी हो जाए, लिमिट भी हो जाए और सिक्योर भी हो जाए। और जब तुमने ऐसे तरीके, ऐसे लॉज ढूंढ लिए, तो जो तुम्हारे प्रिंसिपल्स हैं इंटरेस्ट के वैल्यूएशन के, उनको टाइम टाइम पे इवॉल्व करते रहो। ये एक तरह की साइकिल बना दी इन्होंने, मैं आपको बना के दिखाता हूं। इनफैक्ट रॉस्को पाउंड का कहना क्या था कि ये जो इंडिविजुअल इंटरेस्ट हैं, ऐसा तो नहीं है कि सारे इंटरेस्ट को आप रिकॉग्नाइज कर सकते हो, ऐसा भी नहीं है कि हर इंटरेस्ट को लिमिट करना चाहिए। इनका कहना क्या था कि भैया पहले तो प्रिपरेशन करो। ठीक, पहला स्टेप हो गया प्रिपरेशन ऑफ लिस्ट। एक लिस्ट बनाओ सारे इंटरेस्ट की, किसके क्या क्या इंटरेस्ट हैं। ठीक, फिर उसमें थोड़ा फिल्ट्रेशन करना होगा। दूसरा स्टेप था सिलेक्शन। सिलेक्ट करो इसमें से कौन कौन से इंटरेस्ट हैं जो इस लायक हैं कि उनको लीगली रिकॉग्नाइज किया जाए। ठीक, एक बार आपने सिलेक्शन कर लिया तो डिमार्केशन ऑफ लिमिट्स करो। डिमार्केशन ऑफ लिमिट्स, तुम वो लिमिट्स ढूंढो जिन लिमिट के अंदर, जिस हद के अंदर आप इस इंटरेस्ट को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। ठीक, डिमार्केट करने के बाद तुम क्या करोगे, तुम लॉज बनाओगे। तुम वो मीन्स ढूंढोगे जिन तरीके, जिन ऐसे तरीके ढूंढोगे, ऐसे लॉज बनाओगे जिनसे ये जो सारे इंटरेस्ट तुमने प्रिपेयर किए हैं, सेलेक्ट किए हैं, डिमार्क किए हैं, इनको तुम रिकॉग्नाइज भी कर सको और लिमिट भी कर सको। और उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है इवोल्यूशन, वो एक्चुअली कोई स्टेप नहीं है। उसका कहना है कि ये जब तुम लॉ बनाओगे और उसको इंप्लीमेंट करोगे, ये इंप्लीमेंटेशन के प्रोसेस में इवोल्यूशन होता रहेगा। मतलब एक बार का काम नहीं है कि एक बार तुमने एक लिस्ट बना ली कि हाँ भैया ये लिस्ट ऑफ इंटरेस्ट हैं, ये इंटरेस्ट कभी चेंज नहीं होंगे, ये इंटरेस्ट चेंज भी होंगे। इन इंटरेस्ट में जो तुमने इंटरेस्ट सेलेक्ट किए थे, हो सकता है उसमें से कुछ इंटरेस्ट हो जो तुम लिस्ट से बाहर निकालना चाहो कि नहीं यार ये तो गलती हो गई, या फिर अब सोसाइटी चेंज हो रही है, अब कुछ नए इंटरेस्ट ऐड करने चाहिए इस लिस्ट, इस प्रिपरेशन वाली लिस्ट से सिलेक्शन वाली लिस्ट में आने चाहिए। तुम क्या करोगे, तुम्हें लगा है कि जो लिमिट्स हमने पहले बनाई थी ये हो सकता है कुछ ज्यादा टाइट हो गई, थोड़ा सा ढीला छोड़ना पड़ेगा, और फिर तुम लॉस को एडजस्ट करोगे उसी हिसाब से, और फिर इवॉल्व करके अगला साइकिल फिर चलता रहेगा। ये कहना था किसका, रॉस्को पाउंड का। रॉस्को पाउंड ने कहा कि 3 तरीके के इंटरेस्ट होते हैं। एक होते हैं इंडिविजुअल इंटरेस्ट, दूसरा हो गया पब्लिक इंटरेस्ट और तीसरा हो गया सोशल इंटरेस्ट। ठीक है, पहला हो गया इंडिविजुअल इंटरेस्ट, दूसरा हो गया पब्लिक इंटरेस्ट और तीसरा हो गया सोशल इंटरेस्ट। इंडिविजुअल इंटरेस्ट का मतलब तो आप सब समझते हो, अपनी अपनी खुद की लाइफ के बारे में,
खुद की फ्रीडम के बारे में जो इंटरेस्ट होते हैं लोगों के, वो हो गए इंडिविजुअल इंटरेस्ट, इंटरेस्ट इन टर्म्स ऑफ पर्सनालिटी, इंटरेस्ट इन डोमेस्टिक रिलेशंस, मतलब आप घर में अपने पेरेंट्स के साथ, अपने बच्चों के साथ कैसे रह रहे हो, वो जो आपकी लाइफ है। इंटरेस्ट ऑफ सब्सटेंस, जैसे आपकी प्रॉपर्टी, आपका फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, फ्रीडम ऑफ इंडस्ट्री, मतलब काम करने की फ्रीडम, ये सारी चीज़ें। पब्लिक इंटरेस्ट में जहाँ स्टेट का इंटरेस्ट आता है एज ए जुरिस्टिक पर्सन, मतलब जहाँ पे स्टेट की पर्सनैलिटी, पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज सोसाइटी के जो क्लेम्स हैं, वो सारी चीज़ें आती हैं। जैसे मैं एकदम सिंपल भाषा में आपको अच्छा एग्जांपल देके बताऊं कि आपके घर में कूड़ा हो गया, आपने उसको घर से बाहर फेंक दिया, ये आपका इंडिविजुअल इंटरेस्ट सॉल्व हो गया कि भैया मेरा घर तो साफ है। आपने कूड़ा जो बाहर फेंका है, जो गली गंदी हुई है, ये आपका हो गया पब्लिक इंटरेस्ट, क्योंकि भैया अब वो जो कूड़ा है वो गिर गया है बाहर, अब सरकार को उसको साफ करना है, तो ये सरकार का काम आपने बढ़ा दिया, तो यहां पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट जा रहे हैं। सोशल इंटरेस्ट क्या होता है, तीसरा जो पार्ट है सोशल इंटरेस्ट का, मतलब है कि एक सोशल लाइफ में, एक सोशल ग्रुप में जब हम लोग साथ में रहते हैं, तो इन जनरल जो हमें सिक्योरिटी चाहिए, सेफ्टी, पीस, लॉ एंड ऑर्डर, हमारे जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हैं, जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हैं, उनमें जिस तरह के हमें आपस में संबंध चाहिए, इन जनरल समझ लो, जैसे फॉर एग्जांपल इंडियन सोसाइटी है तो प्रोस्टिट्यूशन, ड्रिंकिंग, गैम्बलिंग, इस तरह की चीज़ों पे हमें रोक चाहिए, ये हमारा सोशल इंटरेस्ट है। एज अ सोसाइटी हम लोग कैसे सोचते हैं, इस तरह के तीनों इंटरेस्ट जो हैं, रॉस्को पाउंड ने बताया कि इस तरह के इंटरेस्ट हैं, इनको आप रिकॉग्नाइज करो ढूंढ ढूंढ के, इन पे पूरी साइकिल चलाओ, इनको रिकॉग्नाइज करना, शॉर्टलिस्ट करना, डिमार्केट करना, लॉज बनाना। ओके, अब हम आएंगे अपने पांचवें और आखिरी स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस पे, जो कि है रियलिस्ट स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस। रियलिस्ट स्कूल का क्या कहना था कि भाई ये जो पीछे के स्कूल्स हैं, ये बड़ी इधर उधर की बातें करते हैं। हमारा तो मानना यह है कि लॉ जो है वो जुडिशियल प्रोसेस पे डिपेंड करता है। रियलिस्ट स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस लॉ को इन एक्शन समझता है। इस स्कूल का कहना है कि जो लॉ है इसमें सिर्फ फैक्ट्स और लॉजिक्स नहीं होते, ये जजेस और लॉयर्स का ह्यूमन फैक्टर भी है। जो इसके पहले फिलोसोफर है जिनको हम पढ़ेंगे, होम्स का कहना था कि लॉ इज अ स्टेटमेंट ऑफ द सर्कमस्टांसेस इन विच पब्लिक फोर्स विल बी ब्रॉट टू बेयर अपॉन थ्रू कोर्ट्स। Statement of the circumstances in which public force will be brought to bear upon through courts. Law is not just logics, it is experience plus logic of justice. इनका मतलब क्या हुआ होम्स का कहना है कि भाई लॉ वो नहीं है कि जो एक बार बन गया पार्लियामेंट में तो बस वही है, वो तो सिर्फ फैक्ट्स हो गए, वो वर्ड्स हो गए, उनका कोई मतलब नहीं है। जब वो वर्ड्स एक्चुअल लाइफ में इंप्लीमेंट होते हैं तो जजेस, कोर्ट्स उनको कैसे इंप्लीमेंट कर रहे हैं, वो लॉ है। उसमें जब जस्टिस डिलीवर होता है तो आपको एक्सपीरियंस ऑफ जस्टिस होना चाहिए, आपको लगना चाहिए कि हाँ भाई जस्टिस हुआ है हमारे साथ। दोनों ही पार्टीज को, जो दोनों पार्टीज हैं, चाहे जिसको सजा हुई है या जिसकी भरपाई हुई है, जिसको द वन हु वाज द क्लेमेंट। इसमें दूसरे हैं हमारे जेरोमी फ्रैंक। जेरोमी फ्रैंक जो है उनका कहना था कि सिर्फ रूल्स और फैक्ट से लीगल डिसीजन नहीं होता। अगर आपको लगता है कि लॉ एक सर्टेन चीज है तो इट इज ए लीगल मिथ। लॉ में सर्टेनिटी नहीं है, लॉ चेंज होता रहता है टाइम के हिसाब से, फैक्टर्स के हिसाब से। और जो ह्यूमन फैक्टर है, वो जुडिशरी का ह्यूमन फैक्टर लॉ ऑफ द लैंड को क्रिएट करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। आपने कई बार सुना होगा कि कुछ जजेस हैं जिनका कुछ और पॉइंट ऑफ व्यू है, एक सेपरेट स्कूल ऑफ थॉट है। कुछ जजेस हैं जो लिबरल हैं, कुछ जजेस हैं जो थोड़े राइट विंग हैं। तो इस तरह से ऐसे जो जजेस हैं, इनके डिसीजंस का इम्पैक्ट होता है आने वाले लीगल हिस्ट्री पे, आने वाले फैसलों पे। इसमें भी हम डिस्कस करेंगे ये जो मैं बात कह रहा हूँ कि जजेस के डिसीजंस का इम्पैक्ट होता है। इसको एक्चुअली एक सेपरेट टॉपिक ही है हमारे पास चैप्टर में आगे, इसको आप ध्यान रखिएगा। अच्छा, लॉ इज अ कंस्ट्रक्टिव वर्क बाय लॉयर्स एंड जजेस। जेरेमी फ्रैंक का कहना था कि लॉ ऐसा नहीं कि एक दिन आपने लॉ बना दिया, एक पार्लियामेंट में पास कर दिया तो वो लॉ हो गया। धीरे धीरे जब वो लॉ इंप्लीमेंट होगा, उस पर जजेस और लॉयर्स बिल्डअप करेंगे, उस पर डिबेट करेंगे, जूरिस्ट उस पर अपने लेक्चर्स निकालेंगे, नोट्स निकालेंगे, तो वो लॉ धीरे धीरे डेवलप होगा, कंस्ट्रक्ट होगा
और इस तरह से लॉ जो है इट इज अ कंस्ट्रक्टिव वर्क, इट इज अ जुडिशियल प्रोसेस, ये एक बार की बात नहीं है। अब दोस्तों हमने इतनी देर में डिस्कस किया ज्यूरिस्प्रूडेंस, अब हम आते हैं एक्चुअल कोर जो क्रक्स है इस सब्जेक्ट का, इस चैप्टर का, उस पे सोर्सेज ऑफ इंडियन लॉ। सोर्सेज ऑफ इंडियन लॉ में हम आपको ये बताएंगे कि ये जो इंडिया में कानून है इसकी ओरिजिन्स कहाँ से हुई, या अभी भी जब हम इस लॉ को प्रैक्टिस करते हैं तो कहाँ कहाँ से चीज़ें उठाते हैं और कहाँ कहाँ से उठा के अभी तक लॉ बनाई हैं, कहाँ कहाँ से चीज़ें उठा के डिसीजंस आते हैं जजेस के। इसमें बड़ा ही बेसिक चीज़ें हैं, इसमें कुछ भी ऐसा कॉम्प्लिकेटेड आपको नहीं मिलेगा। सोर्सेज ऑफ इंडियन लॉ में दो तरीके के सोर्सेज हैं। पहले तो हम कहेंगे प्राइमरी सोर्सेज की बेसिकली भाई हमारा लॉ यहाँ से आता है। दूसरे हैं सेकेंडरी सोर्सेज की भाई यहाँ से जो चीज़ें नहीं मिलती हैं कुछ हम यहाँ से उठा लेते हैं। प्राइमरी सोर्सेज क्या क्या है? सबसे पहला प्राइमरी सोर्स है कस्टम्स। भाई कस्टम्स का मतलब क्या हुआ? कस्टम्स का मतलब वो चीजें जो सोसाइटी एज अ सोसाइटी हमने कभी डिस्कवर की कि भाई ये ऐसे सर्कमस्टांसेस में ऐसा करो तो अच्छा रहता है। जैसे आपने कई बार बड़े बूढ़ों से सुना होगा कि रात में नाखून नहीं काटना है, या फिर आपको थर्सडे को नाखून नहीं काटना है, या ट्यूसडे को नॉनवेज नहीं खाना है। इस तरह की चीजें कस्टम्स हैं। ये धीरे धीरे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम डेवलप हुई हैं। उस समय के लोगों ने किसी सिचुएशन में ये पाया होगा कि नहीं भैया ये रात में नाखून काटने से बड़ी दिक्कत हो जाती है, कहीं अंधेरे में गिर जाता है और सबको चुभता रहता है। तो उन्होंने सोचा कि नहीं चलो इसको कस्टम ही बना देते हैं और सबको ये बात फैला दी कि भाई रात में अब कोई नाखून नहीं काटेगा। जिस तरह से ये बन गया कस्टम। दे आर डेवलप्ड स्पॉन्टेनियसली अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टांसेस। दे आर अ पर्टिकुलर वे ऑफ डूइंग थिंग्स विच वर मोर कन्वीनियंट देन अदर्स, and the same thing done again and again in a particular way assumed the form of customs। वो customs बन गए। अब customs भी होते हैं दो तरीके के भैया, एक तो है customs with sanction, एक है custom without sanction। अब मैं sanction बोलूं तो आप थप्पड़ याद कर लेना, वो जो मम्मी का थप्पड़ था जो दूध नहीं पीने पे पड़ता था वो हो गया आपका सैंक्शन। तो कुछ कस्टम्स होते हैं जिनके पीछे लॉ का सैंक्शन होता है कि भैया ये कस्टम फॉलो नहीं किया तो लॉ आपको पकड़ के जेल में डाल देगा, आपके ऊपर पेनल्टी लगा देगा। एक मैं आपको एग्जांपल दूं, मैं रिसेंटली दुबई गया हुआ था रमज़ान के महीने में। रमज़ान के महीने में क्या होता है कि दे फास्ट, हमारे जो मुस्लिम फ्रेंड्स हैं वो सुबह से फास्ट करते हैं शाम तक, और शाम को उनका फास्ट खुलता है। उस बीच में उनको पानी भी नहीं पीना होता। तो दुबई में ऐसा लॉ है कि किसी भी पब्लिक प्लेस में रमज़ान के फास्टिंग आवर्स के टाइम में आप पानी भी नहीं पी सकते, खाना तो बहुत दूर की बात है। जो सारे रेस्टोरेंट्स हैं, सारी चीज़ें हैं, सब ने अपने आप को पूरी तरह से ढक के रखा होता है। हाँ वो ओपन रहते हैं ताकि अगर कोई नॉन मुस्लिम है दे वांट टू गो एंड ईट, इट्स ऑलराइट, दे आर वेरी फ्री अबाउट इट। पर पब्लिक प्लेसेस में किसी के सामने बैठ के आप खा या पी नहीं सकते। तो ये कस्टम था जिसको लॉ ने बैकिंग दी है, बाकायदा पनिशमेंट है उस पर, बाकायदा एक एक्ट है जो कहता है कि आप ऐसा नहीं कर सकते। ये हो गए कस्टम्स विद सैंक्शन। और कुछ हो गए कस्टम विदाउट सैंक्शन, मतलब माना तो ठीक, नहीं माना तो कोई बात नहीं। अभी मान लो जैसे मैंने नाखून काटने का एग्जांपल दिया, अब आप मान लो जिद पे आ गए हो कि नहीं यार मेरे को तो नाखून अभी काटना है, सुबह टाइम नहीं मिलता, आपने नाखून काट ही लिया, तो कोई क्या कर लेगा आपका? कोई कुछ आपको जेल में तो डालेगा नहीं, ना ही बहुत होगा भाई, हो सकता है मम्मी गालियां देते 2-3, आपको तो आदत है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। जो कस्टम विद सैंक्शन होते हैं, अब भैया वो दो तरीके के होते हैं, एक हो गया लीगल कस्टम, दूसरे हो गए कन्वेंशनल कस्टम। लीगल कस्टम मतलब जो चीज स्पेसिफिकली लॉ में लिख दी गई है, बाकायदा उसके लिए एक्ट है। जैसे मैंने आपको दुबई में रमजान के टाइम में पानी नहीं पीने का एग्जांपल दिया। दूसरे हो गए कन्वेंशनल कस्टम। अच्छा, अब आप बोलोगे सर अभी आपने बोला कि एक कस्टम होता है विद सैंक्शन, एक कस्टम होता है विदाउट सैंक्शन। विदाउट सैंक्शन वो होता है जिसके पीछे लॉ की बैकिंग नहीं होती है, विद सैंक्शन वो होता है जिसके पीछे लॉ की बैकिंग होती है। अब सर आप फिर से बोल रहे हो कि जो कस्टम विद सैंक्शन है उसमें एक लीगल है, एक कन्वेंशनल है, इसका क्या मतलब हुआ? तो बच्चों मेरा मतलब ये है कि लीगल कस्टम मतलब जो स्पेसिफिकली लिखा हुआ है लॉ में, कन्वेंशनल कस्टम जो लॉ में लिखा तो नहीं हुआ लेकिन उसके पीछे लॉ की बैकिंग है, उसके पीछे सैंक्शंस हैं।
इनका एग्जाम्पल जो कन्वेंशनल कस्टम्स है, ये बेसिकली मैं एग्जाम्पल दूं इसका, ये सारे बिजनेस में ज़्यादा यूज होते हैं। एक एग्जाम्पल दूं, जैसे कि मान लो कोई साड़ी का बिजनेस कर रहा है, और साड़ी के बिजनेस में किसी ने क्या किया, एक साड़ी का भाई रिटेलर था या होलसेलर था, वो गया एक बड़े डिस्ट्रीब्यूटर के पास, सूरत चला गया, वहां से वो बहुत सारी साड़ियां उसने करीबन 10-20 लाख का माल उठा लिया, और उसने बोला कि भैया पेमेंट बाद में हो जाएगा। तो इसने बोला ठीक है भाई, ये अपना साड़ियां लेके आ गए इधर बनारस में, और इन्होंने धड़ाधड़ बेचना चालू कर दिया। अभी 1 हफ्ता ही हुआ था कि वो जो डिस्ट्रीब्यूटर था जिसने इन्हें साड़ी दी थी, उसने फोन करना चालू कर दिया, अरे भैया मेरा पैसा दो। इन्होंने कहा कि अरे भैया अभी क्यों जल्दी कर रहे हो, हमारे इंडस्ट्री में तो ऐसा होता है कि कम से कम 1 महीने का क्रेडिट पीरियड मिलता है, 1 महीने बाद में दे दूंगा आपका पैसा। पर ये अड़ गए, इन्होंने कोर्ट में केस कर दिया। अब जब कोर्ट में केस होगा तो जज बोलेगा कि भैया पहले तो ये बताओ कि आप कौन सी इंडस्ट्री में हो, आप साड़ी इंडस्ट्री में हो? साड़ी इंडस्ट्री में ये यूजुअल नॉर्म है, ये कस्टम है कि भैया 1 महीने का क्रेडिट पीरियड दिया जाता है, ठीक है? तो उस केस में आप 1 हफ्ते के अंदर उनको क्यों परेशान कर रहे हो? जब आपने साड़ी दी तो क्या आपने रिटर्न में लिया था कि मुझे 1 हफ्ते के अंदर पैसा चाहिए? तो बोलेगा नहीं भैया मेरे को क्या पता। तो जब आपको नहीं पता तो भैया कस्टम्स पता करो। तो ऐसे होता है कन्वेंशनल कस्टम्स, जो लॉ में लिखे नहीं है, लेकिन इन जनरल मार्केट में जो चीजें चल रही हैं, इन जनरल बिजनेस डीलिंग्स में हम जैसे बिहेव कर रहे हैं, वो एक कन्वेंशनल कस्टम बन जाता है, और वो लॉ में एनफोर्सिएबल भी होता है। अगर आपका लॉयर जाके प्रूफ कर दिया कोर्ट ऑफ लॉ में कि हाँ भैया ये कस्टम है, इंडस्ट्री में ऐसे काम होता है, तो आप केस जीत जाएंगे। अच्छा, हम पढ़ रहे थे लीगल कस्टम्स। लीगल कस्टम्स वो हैं जो स्पेसिफिकली लॉ में लिखे हुए हैं। अब लीगल कस्टम्स 2 तरह के हैं, एक है लोकल कस्टम, एक है जनरल कस्टम्स। तो जनरल कस्टम्स वो कस्टम्स हैं जो पूरे देश में एज अ होल एक ही जैसा कस्टम है। जैसे एक एग्जांपल लें कि एल्डर्स की रिस्पेक्ट करना। अब एल्डर्स की रिस्पेक्ट करना हमारे पूरे इंडिया के कल्चर में इनग्रेन्ड है, चाहे वो किसी रीजन में रह रहा हो बंदा, किसी भी एरिया में रह रहा हो, किसी भी कास्ट से बिलोंग करता हो, इन जनरल एल्डर्स की रिस्पेक्ट करना हमारे कल्चर में सिखाया जाता है। ये एक जनरल कस्टम है, हर तरफ है। अब आप बोलोगे सर ये तो ऐसे आप उसूलों आदर्शों वाली बात कर रहे हो, ऐसे थोड़ी होता है, इसका मतलब ठीक है एल्डर्स की रिस्पेक्ट तो हम सब करते हैं, लेकिन ये कोई लॉ थोड़ी है। लेकिन नहीं बेटा, अनफॉर्चुनेटली लोगों को पता नहीं है, बट वी हैव एन एक्ट, द मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन्स एक्ट 2007, जो ये कहता है कि हर बच्चे की ये जिम्मेदारी है कि वो अपने बूढ़े माता पिता का ध्यान रखे, उनके वेलफेयर का ख्याल रखे, उनकी हेल्थ का, उनके रहने की अच्छी व्यवस्था हो, ये सारी चीज़ों का ख्याल रखे। तो ये जो जनरल कस्टम्स हैं, इसको इसके पीछे लीगल बैकिंग है, ये लीगल कस्टम बन गया, अब लीगल जनरल कस्टम। अच्छा, अब आते हैं लोकल कस्टम्स पे। लीगल कस्टम्स में जनरल कस्टम्स पढ़ लिया हमने, लोकल कस्टम्स। लोकल कस्टम्स मतलब जो एक किसी लोकेलिटी में या कुछ स्पेसिफिक लोगों के साथ ही ये कस्टम्स है। अब मैं आपको एग्जांपल दूं, लोकल कस्टम में एक होता है ज्योग्राफिकल कस्टम्स। ज्योग्राफिकल कस्टम्स का एग्जांपल दूं मैं आपको। ज्योग्राफिकल कस्टम का मतलब कि एक स्पेसिफिक एरिया में वो चीजें हो रही हैं। आपने रिसेंटली सुना होगा तमिलनाडु में एक जलीकट्टू करके एक गेम होता है। उसमें क्या होता है कि बुल को पब्लिक के बीच में छोड़ दिया जाता है, और बुल के हॉर्न पे, उसकी सींग पे एक लाल रंग का कपड़ा बांधा जाता है, मेरी टाई जैसा, ऐसे लाल कपड़े को जब बुल के सींग पे बांध दिया जाता है, तो जो लोग होते हैं, भीड़ में जब उनको छोड़ा गया तो लोग उसके ऊपर चढ़ने की कोशिश करते हैं, उस कपड़े को उतारने की कोशिश करते हैं। तो जो भी उसकी सींग से वो कपड़ा उतार देता है, वो विनर हो जाता है। ये एक ज्योग्राफिकल कस्टम है, स्पेसिफिकली तमिलनाडु में, स्पेसिफिकली उस एरिया में ये कस्टम चलता है। दूसरे हो गए पर्सनल लोकल कस्टम्स। पर्सनल लोकल कस्टम्स का सबसे अच्छा एग्जांपल दूं, पर्सनल लोकल कस्टम्स का मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि ये ऐसा लोकल कस्टम है जो किसी एक ज्योग्राफिकल एरिया में नहीं बंधा हुआ, ये किसी स्पेसिफिक कास्ट के लोगों का या एक स्पेसिफिक सेक्ट के लोगों का कस्टम है। वो लोग जहां भी जाते हैं वो कस्टम फॉलो करते हैं। सबसे अच्छा एग्जांपल है हमारे पंजाबी दोस्त। किसी भी पंजाबी को आप देख लो, वो कहीं भी रहे, वो भैया अपनी पगड़ी बांधा रहेगा, उसके कृपाण एक हमेशा उनके पास रहेगा। तो ये हो गए पर्सनल लोकल कस्टम्स, ये सेक्ट पे या लोगों पे डिपेंड करते हैं।
अच्छा, जो कस्टम्स विदाउट सैंक्शन है, इसमें एक बड़ा अच्छा एग्जांपल मैं आपको देना भूल गया था। आपने स्त्री मूवी देखी होगी। स्त्री मूवी में गांव पे पूजा के दौरान हर घर की दीवार पे ये लिखना मैंडेटरी था कि ओ स्त्री कल आना। उनका कहना था कि कोई भूत है जो वो लिखाई देख के भाग जाता है। अब ये जो कस्टम था, इसके पीछे कोई सैंक्शन नहीं था, बस हाँ सब लोग मानते थे तो ये चलता था। ये सारी चीजें आपके नोट्स में लिखी हुई हैं, जब आप इसको गो थ्रू करेंगे आपको ये सारे चार्ट्स मिल जाएंगे। अच्छा, कस्टम्स डिस्कस कर लिए हमने, लेकिन एक चीज छूट गई थी, प्री रिक्विजिट ऑफ अ वैलिड कस्टम। अच्छा, जो भी कस्टम है क्या उसको लॉ बना दिया जाए? किसी भी कस्टम को क्या कोडिफाई कर दिया जाए? हर कस्टम कोडिफाई नहीं हो सकता, हर कस्टम लॉ नहीं बन सकता, क्योंकि हर कस्टम जरूरी नहीं कि हमारी सोसाइटी की नीड्स और नेसेसिटीज पे अभी तक खरा उतरता हो। कस्टम्स आर बाय नेचर एंटीक। तो जो सबसे पहला प्री रिक्विजिट है, जो कंडीशन है जो कस्टम को फुलफिल करनी पड़ेगी लॉ बनने के लिए, वो ये कि एंटिक्विटी होनी चाहिए। अब मैं एंटिक्विटी ब्लू की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं एंटिक्विटी मतलब पुराना होने की। दे शुड हैव बीन फॉलोड फ्रॉम टाइम इमेमोरियल। सर्टेनिटी होनी चाहिए। सर्टेनिटी का मतलब कस्टम आपके वेग नहीं हो सकते कि कुछ भी बोल दो, बड़ी स्पेसिफिक बातें कही होनी चाहिए। 14 जनवरी की सुबह 10 बजे के बाद से सारे लोग पतंग उड़ाना चालू करेंगे, ये हो गया स्पेसिफिक। अब कोई ऐसे बोल दे, अरे यार वो बढ़िया मौसम आएगा बसंत वसंत का, अपना पतंग निकाल के उड़ाना चालू कर, ये कस्टम नहीं हुआ। स्पेसिफिक बातें कहो तो वो कस्टम है। अच्छा, तीसरा कंडीशन है रीजनेबलनेस। जो कस्टम्स हैं वो रीजनेबल होने चाहिए। अब कई जगहों पे इट इज़ अ वेरी शेमफुल एक्ट, बट कुछ गांवों में पहले ऐसा होता था कि बेटी के पैदा होने पे एक दूध के उसमें बर्तन में उसको डुबा दिया जाता था। इट इज़ अ वेरी शेमफुल हॉरिफिक काइंड ऑफ एक्ट, बट इट वॉज अ कस्टम। बट इट वॉज नॉट जस्ट रीजनेबल, इट वॉज इनह्यूमन, इट वॉज ग्रोस। और ऐसे जो अनरीजनेबल, ऐसे बुरे कस्टम्स हैं, इनसे हमको छुटकारा पाना है। तो कोई भी कस्टम रीजनेबल होना चाहिए। दे शुड नॉट बी अपोज टू बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कॉन्शियंस। चौथा कंडीशन क्या है? कंपल्सरी ऑब्जर्वेंस होना चाहिए। मस्ट हैव बीन कंटिन्यूअली ऑब्जर्व्ड विदाउट लिमिटेशन फ्रॉम टाइम्स इमेमोरियल। तो इसका मतलब क्या हुआ कंपल्सरी ऑब्जर्वेंस का, कि जब कोई भी कस्टम है उसको कई सालों से फॉलो किया जा रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि कुछ साल तक फॉलो हुआ, बीच में भाई कोई प्रॉब्लम आ गई, फॉलो नहीं हुआ, फिर कुछ साल बाद फिर से चालू कर दिया किसी ने कि नहीं भाई होता है, अच्छा है, चलते हैं। तो ऐसे कस्टम नहीं, इसको कंटिन्यूअली फॉलो करना चाहिए। पांचवा कंडीशन, कंफर्मिटी विद लॉ एंड पब्लिक मोरालिटी। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया पहले भी कि कोई भी ऐसा कस्टम जो पब्लिक मोरालिटी के या लॉ के अगेंस्ट है, वो कस्टम वैलिड नहीं है। छठवां कंडीशन है यूनानिमिटी ऑफ ओपिनियन। अब मान लो शादी करने बैठे हो आप, तो एक पंडित जी आ रहे हैं, वो कह रहे हैं नहीं नहीं भैया ये 7 फेरे पूरे होने चाहिए। दूसरे पंडित जी कह रहे हैं उसमें कि नहीं नहीं भैया हमारे यहाँ तो 4 ही फेरे होते हैं। तो इस तरह से कस्टम्स नहीं बनते। कस्टम्स वही सही हैं जिनमें यूनिफॉर्मिटी हो, सब लोग एग्री करें कि हाँ भाई ये कस्टम ऐसे ही फॉलो होता है। सातवां कंडीशन है पीसेबल एंजॉयमेंट। पीसेबल एंजॉयमेंट का मतलब कि उस कस्टम के ऊपर ऐसा ना हो कि कोई कोर्ट केस चल रहा है, बार बार आपने ये कस्टम फॉलो किया, ये कोर्ट में केस हो गया कि नहीं भैया ये गलत है, ये सही नहीं है। तो पीसेबल एंजॉयमेंट, अगर जब तक आप कस्टम को ऐसे एंजॉय कर रहे हो पीसेबली, कोई आपको विरोध नहीं कर रहा है, कोई ऐसा कोर्ट केस नहीं चल रहा है, तभी तक वो कस्टम सही है। आखिरी कंडीशन है कंसिस्टेंसी। एक कस्टम दूसरे कस्टम के अगेंस्ट नहीं आना चाहिए। अभी सोचो कि आपकी सास ने आपको बोला कि बेटा करवा चौथ का व्रत तो रख ही रही होगी, तो आपने बोला हाँ मम्मी जी करवा चौथ का व्रत तो रख रहे हैं, सुबह से लेकर रात तक भूखे रहते हैं। तभी पापा जी ने आके बोला लेकिन बेटा हमारे यहाँ तो ऐसा कस्टम है कि करवा चौथ के दिन दोपहर में बूंदी का लड्डू खाते हैं। अब लो ये कैसा कस्टम हुआ? आपको दिन भर भूखे भी रहना है, बूंदी का लड्डू भी खाना है। इस तरह की इनकंसिस्टेंसी नहीं होनी चाहिए दो कस्टम्स के बीच में। कस्टम्स होने चाहिए क्लियर। तो ये हमने पढ़ा पहला कंपोनेंट हमारे प्राइमरी सोर्सेज ऑफ इंडियन लॉ का, कस्टम्स।
दूसरा कंपोनेंट है जुडिशियल प्रेसिडेंट्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है, इसमें कुछ बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरीज हैं जो आपको एग्जाम्स में आएंगी। तो जुडिशियल प्रेसिडेंट का मतलब क्या हुआ? जज मेड लॉ। मतलब कि जब कोई भी लॉ बनता है लेजिस्लेशन में, पार्लियामेंट में से एक्ट पास होता है, तो उसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन होता है, जब कोई केस हुआ और जिसमें जजेस को जरूरत पड़ी कि हम उस केस को रेफर करें, उस लॉ को रेफर करें और उस पर अपना जजमेंट दें, उस समय जज उसको रियल लाइफ के फैक्ट्स पे एनालाइज करता है। उस समय के कुछ फैक्ट्स रहे होंगे, कुछ रीजंस रहे होंगे, उन पे एनालाइज करता है, उन पे रिकॉर्ड करता है और अपना जजमेंट देता है। अब भैया बड़ी मुश्किल से जज साहब ने नया नया एक्ट पास हुआ था, उस पर बड़ी स्टडी करी, फैक्ट्स देखे, केस के रीजंस देखे, लॉ को समझने की कोशिश की, लॉ को करंट सिनेरियो में इंटरप्रेट किया और अपना लंबा चौड़ा रीजन लिख के अपना डिसीजन दिया, अपना 50 पन्नों का, 100 पन्नों का। अब वही सेम सिचुएशन फिर से कहीं और अराइज हुई, किसी और जगह पे, किसी और कोर्ट में गया कोई बंदा, उसने बोला कि भैया ऐसा ऐसा है। तो लॉयर ने कहा कि अरे जज साहब, आप क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो? आप इतने महान आदमी हो, इतने वीआईपी आदमी हो, आपका टाइम कीमती है। ये जो पीछे एक जज साहब ने कहा था, ऐसे ही केस में, ऐसे ही सिचुएशन में एक डिसीजन दिया था, आप उसको उठा लो, उसको कोर्ट कर दो और ये आपका केस यहीं का यहीं खत्म हो जाएगा। इसको बोलते हैं जुडिशियल प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट मतलब जो पहले हो चुका है, जुडिशियल मतलब जुडिशरी ने पहले अगर कुछ कहा है तो। अब ये जो कॉन्सेप्ट है जुडिशियल प्रेसिडेंट का, इसके लिए एक डॉक्ट्रिन बनी है, लैटिन टर्म है जो आपको आना चाहिए। आपको आंसर्स में कोट भी करने को मिल रहेगा तो अच्छा रहेगा, और आपको हो सकता है कि स्पेसिफिकली क्वेश्चन भी पूछ लिया जाए। ये डॉक्ट्रिन है स्टार ई डिसाइसिस की। आपको कैसे प्रोनाउंस करना है ये क्लियर होना चाहिए। कैसे प्रोनाउंस करेंगे? स्टार, डॉक्ट्रिन ऑफ स्टार ई डिसाइसिस। डॉक्ट्रिन ऑफ स्टार ई डिसाइसिस क्या कहती है कि व्हाट सेटल्ड डोंट अनसेटल इट। अगर कोई मुद्दा सेटल हो चुका है उसको अनसेटल मत करो। जो डिसाइड हो चुका है उसको वैसे ही रहने दो, उसको स्टेबल रहने दो। अब आप ये बताओ दोस्तों, ये जो मैंने आपको बात करी जुडिशियल प्रेसिडेंट्स की कि भाई किसी एक जज ने एक बार फैसला सुना दिया एक मुद्दे पे, तो अगला जज उस जज के डिसीजन को कोट करके अपना फैसला सुना सकता है कि हाँ भैया ये जज साहब ने ऐसा बोला था तो मैं भी ऐसा प्रिंसिपल रख रहा हूं। अब क्या ये चीज यूनिफॉर्मली लागू हो सकती है? किसी भी कोने में देश के किसी भी जज ने कुछ कह दिया, कोई डिसीजन दे दिया, तो क्या दूसरे कोने में बैठा जज बाउंड हो जाएगा उस डिसीजन से? नहीं। इसके लिए कुछ प्रिंसिपल्स हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं आर्टिकल 225, आर्टिकल 225 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि हाई कोर्ट के बारे में बात करता है। आर्टिकल 225 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो हाई कोर्ट के बारे में बात कहता है, उसका यह कहना है कि अगर किसी हाई कोर्ट ने कोई डिसीजन दिया, अगर किसी हाई कोर्ट ने कोई डिसीजन दिया तो वो उसके सारे सबऑर्डिनेट कोर्ट्स को मानना पड़ेगा। ठीक है? डिसीजन ऑफ हाई कोर्ट बाइंडिंग ऑन सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। जैसे दिल्ली के हाई कोर्ट ने कोई डिसीजन दिया तो उसके नीचे जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं उनको वो बातें मैंडेटरली माननी पड़ेंगी। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कोई डिसीजन दिया तो उसके नीचे के जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं, चाहे वाराणसी का हो चाहे किसी और सिटी का हो, उसको वो बातें मैंडेटरली माननी पड़ेंगी। उनके डिसीजंस के अगेंस्ट वो डिसीजन नहीं दे सकते। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात यह है कि एक हाई कोर्ट का जजमेंट दूसरे हाई कोर्ट के लिए सिर्फ परसुएसिव वैल्यू रखता है। ओनली परसुएसिव वैल्यू। फॉर अदर हाई कोर्ट्स।
जो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं उनके लिए तो वो डिसीजन बाइंडिंग हो गया, लेकिन जो और हाई कोर्ट्स हैं उनके लिए वो डिसीजन बाइंडिंग नहीं है। हाँ, अपना डिसीजन लेते समय वो लोग ध्यान दे सकते हैं कि हाँ ऐसा डिसीजन ऑलरेडी आ चुका है तो उसको कंसिडर कर सकते हैं। अच्छा, अब तीसरी बात, ये जो हाई कोर्ट है इसमें ऐसा नहीं होता कि एक ही जज बैठ रहा है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि 3 स्टेजेस होती हैं। एक तो होती है फुल बेंच। जो फुल बेंच है इसमें 3 जजेस बैठते हैं। दूसरी होती है डिवीजन बेंच। डिवीजन बेंच जो है इस पे बैठते हैं 2 जजेस, और एक सिंगल जज वाली बेंच होती है, सिंगल जज, ठीक है। अगर किसी मुद्दे पे किसी सिंगल जज ने फैसला सुनाया तो वो डिवीजन बेंच के ऊपर बाइंडिंग नहीं है। डिवीजन बेंच ने फैसला सुनाया तो वो फुल बेंच वाले पे बाइंडिंग नहीं है। यदि फुल बेंच ने फैसला सुनाया तो वो डिवीजन बेंच पे बाइंडिंग है। डिवीजन बेंच उसके अगेंस्ट फैसला नहीं सुना सकती। डिवीजन बेंच ने कोई फैसला सुनाया तो वो सिंगल जज वाले बेंच पे बाइंडिंग है। उससे हट के सिंगल बेंच उससे अलग फैसला नहीं सुना सकता। अच्छा, इसी तरह से एक चीजें और आपको डिस्कस कर दूं, यहां पे लिख दूं, ये सीनियरिटी ऑफ बेंचेस। ये ऑलरेडी आपके नोट्स पे लिखा हुआ है, अभी मैंने सिर्फ लिख दिया आपको ऐसे एक्सप्लेन करने के लिए। ये जो सीनियरिटी ऑफ बेंचेस हैं ये सुप्रीम कोर्ट में भी फॉलो होता है ऐसे ही। अच्छा, अब आएंगे हम आर्टिकल 141 पे। आर्टिकल 141 डील करता है सुप्रीम कोर्ट से। आर्टिकल 141 कहता है कि कोर्ट इस देश का एपेक्स कोर्ट है, सबसे टॉप पे है। सुप्रीम कोर्ट ने कोई डिसीजन दिया तो इट इज बाइंडिंग ऑन ऑल हाई कोर्ट्स। देश में जो भी हाई कोर्ट्स हैं उनके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन बाइंडिंग होगा, वो उससे हटके डिसीजन नहीं दे पाएंगे। दूसरी बात जो मैंने पहले भी आपको डिस्कस करी कि सीनियरिटी ऑफ बेंचेस का ध्यान रखना पड़ेगा। जिस तरह मैंने हाई कोर्ट में आपको बेंचेस बताई उसी तरह से सुप्रीम कोर्ट में भी बेंचेस होती है। ये नंबर्स थोड़े अलग होते हैं, आपके नोट्स में लिखे हुए हैं, आप पढ़ सकते हो। जो डिवीजन बेंच होती है उसमें 2 जज होते हैं। इसके बाद फुल बेंच होती है, उसमें 3 से लेके 5 तक जज हो सकते हैं। जब 5 से ज्यादा जज बैठते हैं तो उसको कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बोलते हैं। और उसके बाद लिमिट तो नहीं है, लेकिन अभी तक मैक्सिमम 13 जजेस की बेंच बैठ चुकी है एक फैसले पे। तो सीनियरिटी ऑफ बेंचेस का ख्याल हमें सुप्रीम कोर्ट पे भी रखना होता है कि जो बड़ी बेंच है उसका कहा छोटी बेंचेस पे मैंडेटरली लागू होगा। छोटी बेंच बड़ी बेंच के अगेंस्ट फैसला नहीं दे सकती। अच्छा, एक चीज और जो मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा, जो हाई कोर्ट पे भी लागू होती है, सुप्रीम कोर्ट पे भी लागू होती है, और इन जनरल जो बाकी लॉज हम पढ़ते हैं उन पे भी लागू होती है। द लेटेस्ट प्रेसिडेंट, मतलब जो लॉ या जो डिसीजन बाद में आया, द लेटेस्ट प्रेसिडेंट इज सुपीरियर। जो प्रेसिडेंट बाद में आया वो अपने पहले आने वाले प्रेसिडेंट से सुपीरियर है। ये कॉमन सेंस से भी आप समझ सकते हो कि अगर मान लो किसी मुद्दे पे 2015 में कोई डिसीजन आया, उसी के बाद उस मुद्दे पे 2019 में कुछ अलग डिसीजन आ गया, तो जो 2019 का डिसीजन है वो 2015 के डिसीजन से सुपीरियर होगा। हाउएवर आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि वो बराबर के जजेस ने दिया हो। मतलब मान लो सुप्रीम कोर्ट की डिवीजन बेंच ने अगर कोई डिसीजन दिया तो बाद का जो डिसीजन है वो भी सुप्रीम कोर्ट की डिवीजन बेंच से ही आना चाहिए, तभी हम इस प्रिंसिपल को लगाएंगे। नहीं तो ये प्रिंसिपल लगेगा ही नहीं। अगर सुप्रीम कोर्ट की कोई छोटी बेंच ने अगर कह दिया, मान लो सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने एक डिसीजन दिया 2014 में, 2019 में आके सुप्रीम कोर्ट की डिवीजन बेंच बैठ जाए और बोले कि नहीं भैया ये हमको नहीं पसंद आ रहा है, हम तो कुछ नया बोलेंगे, तो जो कुछ नया है वो आप बोल नहीं पाएंगे भैया, क्योंकि जो सीनियरिटी ऑफ बेंचेस है वो आपके डिसीजन को वैसे ही वॉइड कर देगी। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच अगर कुछ बोल चुकी है तो आप उसके अगेंस्ट नहीं जा सकते।
हाँ, लेकिन इक्वल पावर है तो बात अलग है, तो आपका डिसीजन मान्य होगा। इक्वल पावर है तो वैसे भी आप पिछले डिसीजन से बंधे हुए नहीं है, आप पिछले डिसीजन को कंसीडर जरूर करेंगे, रेफरेंस में जरूर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं कि आपको वही फैसला देना है। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट की बात हो गई, हाई कोर्ट की बात हो गई। अब मैं आपको जो मैंने आपको डॉक्ट्रिन ऑफ स्टारे डिसाइसिस पढ़ाया था, वैसे ही दो और डॉक्ट्रिन्स हैं जो मैं आपसे डिस्कस करूंगा। उसके बाद हम प्रेसिडेंट्स के क्लासिफिकेशंस को पढ़ेंगे। तो मैंने आपको क्या बताया था? मैंने आपको बताया था डॉक्ट्रिन ऑफ स्टार ई डिसाइसिस, ये हमने डिस्कस किया था, डॉक्ट्रिन ऑफ स्टार ई डिसाइसिस। तो हालांकि ये मैं आपको प्रोनाउंसिएशन सिखाने के लिए ऐसे लिख रहा हूं, उसको ऐसे नहीं लिखते हैं, उसमें जो आर और ई है ये साथ में रहता है, वो आपको मैंने नोट्स में सही लिखा हुआ है, आप उस हिसाब से देख लेना। हो गया डॉक्ट्रिन ऑफ रेशियो डिसिडेंडी। तीसरा हो गया डॉक्ट्रिन ऑफ ऑर्बिटल डिक्टा। अच्छा, मैंने आपको बहुत सारी कॉम्प्लिकेटेड चीजें बोल दी एक साथ, यहाँ पर घबराने की बात नहीं है, सब बहुत सिंपल चीजें हैं। स्टार डिसाइसिस क्या कहता है कि भैया जो डिसाइड हो गया उसको रहने ही दो, उसको स्टेटस को मेंटेन करो जब तक कि कोई नए फैक्ट्स ना सामने आ जाएं। डू नॉट अनसेटल्ड व्हाट्स ऑलरेडी सेटल्ड, जो एक बार सेटल हो गया है उसको फिर से अनसेटल मत करो, ये कहता है स्टार डिसाइसिस। दूसरा प्रिंसिपल क्या कहता है? डॉक्ट्रिन ऑफ रेशियो डिसिडेंडी। वो ये कहता है कि देखो, जब जज अपना फैसला सुनाता है तो वो सिर्फ ये नहीं लिख देता कि भैया इनको बाइज्जत बरी किया जाता है या इनको आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाती है। जज पागल आदमी नहीं होता जो 100 पन्ने का डिसीजन लिखता है, उसमें अपनी रीजंस लिखता है। जज ये लिखता है कि भैया हमने ये XYZ फैक्ट्स को एनालाइज किया, हमने ये सेक्शन पढ़ा, उस सेक्शन और इस फैक्ट्स को देखने के बाद हमने ये लॉजिक लगाया और इस लॉजिक से हम इस फैसले पे पहुंचे कि ये भाई फाइनली भाई साहब इनको बाइज्जत बरी कर देना चाहिए। तो ये जो रीजन होता है, जो रैशनल होता है जज का वो फैसला देने के लिए, उसको कहते हैं रेशियो डिसिडेंडी, रीजन बिहाइंड डिसीजन। ये जो रीजन बिहाइंड डिसीजन होता है, इट not just has a persuasive value but in most of the cases it is also authoritarian। authoritarian कहने का मतलब ये हुआ कि वो मैंडेटरी हो जाता है। मान लो दो केस हैं, एक केस चल रहा था सुप्रीम कोर्ट में जिसमें जज ने अपने कुछ फैक्ट्स देखे, कुछ सेक्शन को उठाया, उसको स्टडी किया और एक रीजन एक्सप्लेन किया कि भैया मैंने इस सेक्शन को इस तरीके से क्यों इंटरप्रेट किया, और वो रीजन अपने जजमेंट में लिख दिया। अब वही चीजें, वैसा ही एक मैटर आ गया हाई कोर्ट में जहां पे फिर उस सेक्शन को इंटरप्रेट करना है। अब हाई कोर्ट, ये जो सुप्रीम कोर्ट ने रेशियो डिसिडेंडी दिया था, रीजन फॉर डिसीजन दिया था, उससे अलग रीजन नहीं दे सकता। उसको मजबूरी में मानना ही पड़ेगा कि भैया सुप्रीम कोर्ट हमारा सीनियर है, उन्होंने जो रीजन दिया वो रीजन सही होगा, उस रीजन से उन्होंने लॉ को ऐसे इंटरप्रेट किया था तो हम भी लॉ को ऐसे ही इंटरप्रेट करेंगे और फिर ये फैसला आएगा। कुछ केसेस में रेशियो डिसिडेंडी परसुएसिव भी हो सकता है जब इक्वल जजेस हो, इक्वल पावर के जजेस हो और जो फैक्ट्स ऑफ द केस हो वो थोड़े अलग हो, उस केस में परसुएसिव वैल्यू हो सकती है। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम रेशियो डिसिडेंडी जो है इट कैरीज एन ऑथोरिटेटिव प्रेसिडेंट। तीसरा क्या है? डॉक्ट्रिन ऑफ ऑर्बिटल डिक्टा। अच्छा, ये डॉक्ट्रिन क्या है? ये कहता है कि जजेस कई बार डिसीजन देते समय
अपना रीजन तो लिखते ही हैं ऑफ कोर्स, रीजन लिखने के बाद, जजमेंट लिखने के बाद, फैसला सुनाने के बाद वो अपना कुछ ऑब्जर्वेशन भी लिख देते हैं कि भैया हो तो गया लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए था, ठीक नहीं है, हमको अच्छा नहीं लगा। इस तरह के जो ऑब्जर्वेशंस हैं कई बार उसमें जजेस बहुत इंपॉर्टेंट चीजें लिखते हैं। तो इस तरह के ऑब्जर्वेशंस की हमेशा हमेशा सिर्फ परसुएसिव वैल्यू होती है। ऑर्बिटल डिक्टा इज ऑलवेज परसुएसिव। अगर सुप्रीम कोर्ट ने अपने डिसीजन में कोई ऑब्जर्वेशन लिखा तो क्या हाई कोर्ट का जज उससे बाउंड हो जाएगा? नहीं। हाई कोर्ट का जज सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन से बाउंड हो सकता है, उनके रीजन से बाउंड हो सकता है, लेकिन उनके ऑब्जर्वेशन से ऑब्जर्वेशंस को वो कंसिडर करेगा कि हाँ भैया जज साहब हैं, बड़े हैं, उन्होंने कुछ लिखा है, कुछ सोच समझ के लिखा होगा, पढ़ लो। वो पढ़ लेगा, वो समझ लेगा, लेकिन अपने हिसाब से फैसला लेने की फ्रीडम रहेगी उसके पास। एक बार हम फिर समराइज कर दूं मैं इनको एक एक वर्ड में। पहला डॉक्ट्रिन कहता है डिसीजन के बारे में कि भैया जो डिसीजन जज साहब ने लिया, जो आपसे सीनियर थे, उनको आप चेंज मत करो। दूसरा डॉक्ट्रिन कहता है रीजन के बारे में कि जो रीजन दिया जज साहब ने उसको ध्यान में रखो। अगर सारे केसेस, सारे कंडीशन सेम है तो वो रीजन आपके ऊपर मैंडेटरीली लागू होगा, आप उससे डेविएट नहीं कर सकते। तीसरा वाला क्या बात करता है? ऑब्जर्वेशन के बारे में कि भैया जज साहब ने जो ऑब्जर्वेशन दी उसको पढ़ लेना, आप बाउंड नहीं हो, उसको पढ़ लेना एक बार। अच्छा, ये डॉक्ट्रिन हो गई। अब हम आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ प्रेसिडेंट्स पे। तो प्रेसिडेंट्स चार तरीके से क्लासिफाई किए जा सकते हैं। पहला हो गया ओरिजिनल एंड डिक्लेरेटरी प्रेसिडेंट्स। इसका मतलब क्या हुआ? जब कोई भी एक्ट पहली बार कोर्ट में आया और जज साहब ने पहली बार उस पर कोई फैसला सुनाया तो वो हो गया ओरिजिनल प्रेसिडेंट। अब आगे के जो जजेस हैं वो उसी फैसले को कोट करेंगे कि ये पहले जज साहब ये बोल के गए थे, तो जो बोला था वो सही है भाई, हमारा केस यहाँ क्लोज हो गया। फिर जब ये जो नीचे वाले जजेस बोलते हैं कि हाँ भैया पिछले वाले जज ये बोल के गए थे, उस बोलने को कहते हैं डिक्लेरेटरी प्रेसिडेंट। डिक्लेरेटरी प्रेसिडेंट इज नथिंग बट कोटिंग ऑफ ओरिजिनल प्रेसिडेंट इन लेटर ऑन केसेस। दूसरा क्लासिफिकेशन क्या हो गया? परसुएसिव प्रेसिडेंट। परसुएसिव प्रेसिडेंट वो होते हैं जो आपको परसुएट करते हैं, समझाते हैं। जैसे आपके पापा ने समझाया होगा, आपके फ्रेंड्स ने समझाया होगा, अरे सुनो यार सीएस कर लो यार, ये बढ़िया है यार, अच्छा है यार, सीएस करना ही चाहिए, इसी में फायदा है। तो वो परसुएट कर रहे थे आपको, वो फोर्स थोड़ी कर रहे थे कि सीएस ही कर लो। तो ये जो होता है ये परसुएशन होता है। आप इसको कंसीडर कर सकते हो सकता है ये आपके फायदे का ही हो, पर आपकी मर्जी नहीं है तो आप छोड़ भी सकते हो। तो ये परसुएसिव हो गया। ऑथोरिटेटिव प्रेसिडेंट क्या होता है कि नहीं भाई तुम्हें करना ही है। ऑथोरिटेटिव प्रेसिडेंट मतलब आप इससे हट नहीं सकते। तो स्टारे डिसाइसिस जो है ये मोस्टली, इसमें मैं कुछ भी एब्सोल्यूट नहीं कह रहा हूं, पर मोस्टली ये अथॉरिटेटिव होता है। जो मैंने आपको एक्सेप्शन समझाए कि अगर इक्वल रैंक का कोर्ट है तो उसके लिए परसुएसिव हो जाएगा, कोई सीनियर है तो उस पर बाउंड नहीं होगा, इस तरह की चीजें वो तो आपको जैसे समझाई थी वो वैसे ही वैलिड है। पर इन जनरल जो डॉक्ट्रिन ऑफ स्टारे डिसाइसिस है या रेशियो डिसिडेंडी है, ये दोनों तो अथॉरिटेटिव हो सकते हैं पर ऑर्बिटल डिक्टा परसुएसिव होता है। तो ये हो गया अथॉरिटेटिव प्रेसिडेंट, ऐसे प्रेसिडेंट जिनको आप टाल नहीं सकते। अच्छा, चौथा है कंडीशनली अथॉरिटेटिव प्रेसिडेंट। कंडीशनली अथॉरिटेटिव प्रेसिडेंट क्या हो गया? तो यही जो प्रेसिडेंट्स है स्टारे डिसाइसिस और जिनका मैं आपको बोल रहा हूं कि ये हो सकता है कि अथॉरिटेटिव हो, तो ये हो सकता है कि भैया परसुएसिव भी हो। क्यों हो सकता है कि परसुएसिव हो? कभी कभी फैक्ट्स ऑफ द केस मैच नहीं करते। भैया पिछले जज साहब ने ये बातें इन फैक्ट्स को नजर में रख के कही थी, पर हमारे यहाँ फैक्ट्स थोड़े अलग हैं, तो हम इनकी बात सुन तो लेंगे, उसको कंसिडर भी करेंगे, उससे सीख लेने की कोशिश भी करेंगे, पर हम जो डिसीजन देंगे, हम जो जजमेंट देंगे वो इस केस के लिए यूनिक होगा। तो उस केस में वो परसुएसिव हो जाता है, अथॉरिटेटिव नहीं रह जाता। अच्छा, तो हमने क्या पढ़ा? हमने अभी प्राइमरी सोर्सेज ऑफ लॉ में पढ़ लिया कस्टम्स, जुडिशियल प्रेसिडेंट्स। तीसरा है लेजिस्लेशन। लेजिस्लेशन मतलब सीधी सी बात जो एनेक्टेड लॉ है, जो पार्लियामेंट में पास हो गया लॉ है, वो भी एक सोर्स ऑफ इंडियन लॉ है हमारे लिए। तो उसमें कुछ भी ऐसा एक्सप्लेन करने लायक नहीं है। बस आपको ये समझना है कि जो लेजिस्लेशन होता है वो दो तरीके का होता है।
एक हो गया सुप्रीम लेजिस्लेशन, एक हो गया सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन। तो सुप्रीम और सबऑर्डिनेट ऐसी एब्सोल्यूट कैटेगरी नहीं है, रिलेटिव कैटेगरी है। मतलब जैसे कि पार्लियामेंट में एक्ट पास करके इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया को बनाया गया, तो ये हो गया भैया सुप्रीम लेजिस्लेशन। उसके बाद इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया ने कई तरह के रूल्स निकाले, कई तरह के सर्कुलर्स निकाले, तो ये हो गए सेकेंडरी लेजिस्लेशन। ठीक है, तो ये जो सेकेंडरी लेजिस्लेशन है ये कभी भी आपके सुप्रीम लेजिस्लेशन के अगेंस्ट नहीं जा सकते, जैसे हमने ग्रैंड नॉर्म के बारे में पढ़ा था। चौथा हो गया भैया पर्सनल लॉ। ठीक है, हमने 4 पढ़े प्राइमरी सोर्सेज। क्या क्या प्राइमरी सोर्सेज थे? कस्टम्स, जुडिशियल प्रेसिडेंट्स, लेजिस्लेशन और पर्सनल लॉ। पर्सनल लॉ क्या होता है? कई बार ऐसा होता है कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमारे कल्चर से इतनी जुड़ी हुई हैं कि हम उसे लीगली कोडिफाई करें या ना करें, जो कल्चर हमारा कहता है हम वही फॉलो करते हैं। इसका सबसे इजी एग्जांपल, इंडिया में ये चीजें समझना बहुत आसान है। वेस्टर्न जो थिंकर्स हैं या वेस्टर्न जो लॉ प्रैक्टिशनर्स हैं उनके लिए ये समझना थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि वो एक यूनिफॉर्म सोसाइटी में रहते हैं, सारे के सारे क्रिश्चियन हैं। इंडिया में ये खूबी है, ये खासियत है हमारे देश की कि यहाँ हम लोग हर तरह के लोग रहते हैं। कोई हिंदू है, कोई मुसलमान है, कोई सिख है, कोई ईसाई है, तो उनके लिए अलग अलग कस्टम्स हैं, अलग अलग लॉज हैं। ऐसे केसेस में जब लॉ हमारे पर्सनल चीज़ों को कवर नहीं करता, वहाँ पर्सनल लॉ काम में आता है। जैसे हिंदूज के लिए श्रुति और स्मृति 2 हिस्सों में पर्सनल लॉ को बांटा गया है। श्रुति मतलब आपके जो वेदास हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इस तरह के वेद है। स्मृतियों में मनुस्मृति, यज्ञवल्क्य स्मृति है, नारद स्मृति है, पणिनि थे हमारे, उन्होंने ग्रामर, संस्कृत की ग्रामर लिखी थी। इस तरह की जो स्मृतिज हैं, इस तरह की चीजें यूज होती हैं हमारे हिंदू लॉ में। जो हमारे मुस्लिम ब्रदर्स हैं, मुस्लिम सिस्टर्स हैं, उनके लिए कुरान है, हादिथ है, इस तरह की चीजें हैं, इनसे पर्सनल लॉ बनता है मुस्लिम्स का। तो जो इनहेरिटेंस, विल, शादी, इस तरह के मैटर्स होते हैं, ये मोस्टली पर्सनल लॉ से कवर होते हैं। यहां पे लॉ अपनी दखलंदाजी नहीं देता है, यहां पे पर्सनल लॉ अलग ही है। अब आते हैं हम सेकेंडरी सोर्सेज ऑफ लॉ पे। प्राइमरी सोर्सेज ऑफ लॉ में क्या क्या पढ़ा हमने, फटाफट रिवाइज करो। प्राइमरी सोर्सेज ऑफ लॉ में हमने पढ़ा कि सबसे पहले तो लॉ आता है कस्टम्स से, दूसरा बोला कि जुडिशियल प्रेसिडेंट से लॉ आता है, तीसरा लेजिस्लेशन से लॉ आता है, और चौथा पर्सनल लॉ जो हमारे रिलीजन पे डिपेंड करता है, कस्टम्स पे डिपेंड करता है, उससे भी लॉ आता है। अच्छा, ये प्राइमरी सोर्सेज हमारे खत्म हो गए। अब सेकेंडरी सोर्सेज, जब प्राइमरी सोर्सेज पे काम नहीं चलता है तो हम सेकेंडरी सोर्सेज पे रिलाई करते हैं। सेकेंडरी सोर्सेज क्या क्या है? 2 हिस्सों में बटे हैं सेकेंडरी सोर्सेज। पहला तो है, दूसरा है सोर्सेज ऑफ इंग्लिश लॉ। अब जैसा कि आपको पता है, टाइम तक राज किया है हमारे देश पे, और हुआ है वो काफी हद तक इंस्पायर्ड है इंग्लैंड से। तो लीगल सिस्टम काफी हद तक अभी भी डिपेंड करता है इंग्लिश लॉ पे या इंग्लिश डिसीजंस पे, अपने देश के सिचुएशंस में जजमेंट्स को डिराइव करने के लिए। तो सोर्सेज ऑफ इंग्लिश लॉ भी एक इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ लॉ है इंडियन जुडिशरी के लिए। अच्छा, जस्टिस, इक्विटी और गुड कॉन्शियंस जो मैंने बोला, ये क्या है? तो ये मैंने सिर्फ ऐसे अच्छे अच्छे वर्ड नहीं बोल दिए। जस्टिस मतलब न्याय, इक्विटी मतलब समानता, गुड कॉन्शियंस मतलब सच्ची आत्मा से, सच्चे मन से फैसला देना। ऐसा सिर्फ वर्ड्स नहीं है ये जो जस्टिस, इक्विटी और गुड कॉन्शियंस है, इसको ये जो एज अ कॉन्सेप्ट लाया गया था इम्पीज रेगुलेशंस ऑफ 1781 में। ये भी एक इंग्लिश एक्ट है, ब्रिटिश एक्ट है, जो 1781 में लाया गया था। इसमें इस टर्म को कॉइन किया गया था। हालांकि वेस्टर्न वर्ल्ड के लिए 1781 में ये पहली बार आया था, पर हमारे कल्चर में तो ये सब चीजें बहुत पहले गीता में और पुराणों में लिखी हुई है कि भाई तर्क संगत, न्याय संगत काम करना चाहिए। अच्छा, जो सोर्सेज ऑफ इंग्लिश लॉ है, अब इंग्लिश लॉ में भी हम क्या क्या चीजों से अपने लॉ को सोर्स करते हैं, कहां कहां से लॉ उठाते हैं हम लोग। सबसे पहला हो गया कॉमन लॉ। अच्छा, एक मैं मजेदार बात बताऊं आपको, आई एम नॉट श्योर कि आप लोगों को पता हो, पर इंग्लैंड में कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। इंडिया में ग्रैंड नॉर्म है कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से जो भी लॉज बनते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करते हुए बनते हैं। इंग्लैंड में क्या होता है कि उन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनाया। उनके यहाँ चूंकि ये जो जजेस और जुडिशरी का सिस्टम इतने पहले से चला आ रहा था कि वो जो जजेस के पुराने डिसीजंस थे, जो प्रेसिडेंट्स थे,
उन प्रेसिडेंट्स को इकट्ठा कर करके ही उन्होंने एक प्रिंसिपल्स बना लिया, और उन प्रिंसिपल्स के बेसिस पे वो आज डिसीजंस को क्लासीफाई करते हैं, वो आज लॉ को क्लासीफाई करते हैं। उनके यहाँ अगर कोई लॉ ऐसा पास हो गया जो किसी पुराने डिसीजन के अगेंस्ट है, पुराने डिसीजन के प्रिंसिपल के, उसके रेशनल के, उसके रेशियो डिसिडेंडी के अगेंस्ट जा रहा है, तो उस लॉ को स्ट्राइक ऑफ कर दिया जाता है। अच्छा, तो सबसे पहला सोर्स ऑफ इंग्लिश लॉ है कॉमन लॉ। तो जब कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है तो उसके जगह पे क्या है, जो तरह तरह के डिसीजंस हैं, जो कॉमन लॉ है, अलग अलग जजेस के डिसीजंस ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, वो जो प्रिंसिपल्स इवॉल्व हुए हैं उन डिसीजंस से, हम उनसे भी प्रेरणा लेते हैं अपने डिसीजंस देने में, अपने लॉ बनाने में। दूसरा जो कंपोनेंट है इंग्लिश लॉ का, सोर्स है इंग्लिश लॉ का, वो है लॉ मर्चेंट। तो जैसे मैंने आपको बताया कि बिजनेस में अलग अलग कस्टम्स होते हैं, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि साड़ी के बिजनेस में 1 महीने का क्रेडिट चलता है, इस तरह से बहुत सारे कस्टम्स हैं अलग अलग इंडस्ट्रीज में, अलग अलग बिजनेस में, और इन जनरल बिजनेसेस को किस तरह से ट्रीट किया जाना चाहिए, उस पे जो लॉज हैं उनको बोलते हैं मर्चेंट, लॉ मर्चेंट। ये इंग्लैंड में एक सेपरेट स्टडी ऑफ लॉ है, तो उससे भी हम लोग बहुत सारे अपने जजमेंट्स को डिराइव करते हैं, बहुत सारे रीजंस को डिराइव करते हैं। तीसरा है प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। अच्छा, जैसे मैंने आपको जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कॉन्शियंस को बताया कि ये एक स्पेसिफिक टर्म है, ये ऐसा नहीं कि मैं जनरल अच्छी अच्छी बातें बोल रहा हूं बस, वैसे ही ये जो प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी मैंने कहा, वो ऐसा नहीं कि समानता का प्रिंसिपल इन जनरल एक कोई कॉन्सेप्ट है जिसको हम यूज करते हैं। ये कहां से आया? इंग्लैंड में क्या होता था कि जब भाई कॉमन लॉ से लोग अग्रीव होते थे, वहां भाई किसी जज ने फैसला दिया और लोगों को लगा कि यार ये क्या बोल रहा है जज, ये तो फैसला गलत है, उसके अगेंस्ट हमें विरोध करना चाहिए, इसके अगेंस्ट कहीं अपील करनी चाहिए। तो वो जाते थे इंग्लैंड के राजा या रानी के पास। अब राजा और रानी दिन भर खाली तो बैठे नहीं है कि बैठ के जनता दरबार लगाएंगे और फैसले सुनाएंगे। तो राजा क्या करते थे इंग्लैंड के, कि उन्होंने क्या किया था कि उन्होंने ये जो पावर थी डिसीजंस देने की, उसको डेलीगेट कर दिया था अपने चांसलर को, अपने बिशप को। तो जैसे हमारे यहाँ पंडित जी होते हैं, उस तरह से वहां पे पादरी होते थे, और उनको पावर दी गई थी कि भैया आप चलाओ जनता का दरबार, और आप इसमें जो भी समस्याएं आती हैं, जजेस के अगेंस्ट जो अपील्स आ रही हैं, उसको आप हैंडल करो। तो जो चांसलर का कोर्ट था उसको कोर्ट ऑफ चांसरी या इक्विटी कोर्ट्स कहते थे। इक्विटी कोर्ट्स में जो फैसले आते थे वो स्पेसिफिकली एक्ट पढ़ के या लॉ पढ़ के नहीं आते थे, उसमें एक जनरल प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी का ध्यान रखा जाता था कि भाई सबके साथ एक समान व्यवहार हो, किसी के साथ कुछ गलत ना हो। इस प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी को हमने डिराइव किया इक्विटी कोर्ट्स के डिसीजंस से। इक्विटी कोर्ट के इन डिसीजंस को हमने इकट्ठा किया, एक प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी बनाया, और आज भी हम उसको यूज करते हैं अपने फैसलों को देने के लिए, अपने लॉज को बनाने के लिए। चौथा है इंस्टीट्यूट लॉ। इंस्टीट्यूट लॉ मतलब पार्लियामेंट में जो लॉ पास हुआ है इंग्लैंड के, वो भी हमारा एक इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ लॉ है। उसको भी हम कई जगह कंसिडर करते हैं अपने लॉज को बनाने के लिए, अपने जजमेंट्स को डिलीवर करने के लिए। अब ये हमारा सब्जेक्ट हो गया है खत्म, ये चैप्टर हो गया है खत्म। इसको हम समरी पढ़ेंगे इसकी फटाफट एक, और हम इसको रैप अप करते हैं। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? ज्यूरिस्प्रूडेंस। ज्यूरिस्प्रूडेंस क्या होता है? स्टडी ऑफ लॉ एज अ डिसिप्लिन। इट इज द स्टडी, नॉलेज और साइंस ऑफ लॉ। हमने 5 स्कूल्स पढ़े ज्यूरिस्प्रूडेंस के। क्या क्या थे? नेचुरल स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस, पॉजिटिविस्टिक स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस, हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस, सोशियोलॉजिकल स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस और रियलिस्ट स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस। फिर हमने पढ़ा कि इंडियन लॉ के जो सोर्सेज हैं वो क्या क्या सोर्सेज हैं। 2 सोर्सेज पढ़े हमने भाई, एक तो प्राइमरी सोर्सेज हैं, एक सेकेंडरी सोर्सेज हैं। प्राइमरी सोर्सेज में क्या क्या था? कस्टम्स, जुडिशियल प्रेसिडेंट्स, लेजिस्लेशन और पर्सनल लॉ। सेकेंडरी सोर्सेज में क्या क्या था? जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कॉन्शियंस और सोर्सेज ऑफ इंग्लिश लॉ। सोर्सेज ऑफ इंग्लिश लॉ में क्या क्या आएगा? कॉमन लॉ, लॉ मर्चेंट, प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी और इंस्टीट्यूट लॉ। ओके दोस्तों, आज की क्लास यहीं खत्म होती है। हम कल पढ़ेंगे अगले क्लास में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। आई वांट यू ऑल टू बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। गुड डे।